कौन होगा हमारे देश का अगला राष्ट्रपति? क्या कर्नाटक के मौजूदा राज्यपाल थावरचंद गहलोत का नाम चल सकता है? क्या नीतीश कुमार के अरमानों को पंख लग सकता है? क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके ही इशारे पर उनके मंत्री ने बयान दिया। ममता बनर्जी की रणनीति क्या है और गोवा के चुनाव के बाद उसमें किस तरह की तब्दीली आई है? ममता बनर्जी को मुलायम सिंह यादव ने किसके कहने पर धोखा दिया था? कौन सा बड़ा उद्योगपति वहां मौजूद था? हामिद अंसारी राष्ट्रपति बनते बनते क्यों रह गए? एपीजे अब्दुल कलाम दोबारा राष्ट्रपति क्यों नहीं बन पाए? और 2017 में किन नामों पर विचार के बाद फाइनली रामनाथ कोविंद के नाम पर मोहर लगी? ये वो सारी गुत्थियां हैं जो आज के नेता नगरी में खुलेंगी। इसके अलावा हम इस पर बात करेंगे कि क्यों देश के एक बड़े लीगल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ईश निंदा का कानून, ब्लास्फेमी, इसको हटा देना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर हाल में रहनी चाहिए। नूपुर शर्मा का बयान, उसके बाद तमाम कॉर्नर से आने वाले बयान और डिबेट, इस पर भी विस्तार से बात होगी। तो इस बार के नेता नगरी में आपको तमाम राजनीतिक किस्से सुनने को मिलेंगे और तमाम विचारोत्तेजक बहस भी सुनने को मिलेगी। ऐसी बहस जो आपकी समझ को समृद्ध करती हैं, क्योंकि यहां पर चीख चिल्लाहट के बजाय, अपनी बात मनवाने के बजाय विद्वानों के विचारों को, अंतर विरोधों को और अपने हिस्से के संशयों को भरपूर ढंग से सुना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। हमारे और आपके एक पुरखे हुए हैं, पुरखे जिनके बारे में पता चला खुदाई के जरिए, और फिर हमने इतिहास की कड़ियों को जोड़ा और हमें पता चला कि हमारे एक पुरखे हुए हैं जिनका नाम है सम्राट अशोक। उनके स्तंभ मिले, उससे राजकीय चिन्ह बना, सत्यमेव जयते का भाव आया, और वो चिन्ह अपने सर्वोच्च स्वरूप में किस व्यक्ति के साथ प्रदर्शित होता है? इस देश के राष्ट्रपति के साथ, जिनके नाम पर देश की सरकार चलती है, जो देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। और राष्ट्रपति का जिक्र क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव की आहट आ चुकी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। रामनाथ कोविंद का जुलाई के तीसरे सप्ताह के ठीक बाद कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसके पहले देश को अपने चुनाव को संपन्न कराना है। और जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव की आधिकारिक रूप से मुनादी पिटी, वैसे ही कयासों का दौर भी शुरू हो गया। तो हमें लगा हम भी अपने हिस्से की आहुति देते हैं, जानते हैं गुणागणित क्या है इस राष्ट्रपति चुनाव में, राज्यों की सरकारें, केंद्र की सरकार, किसके पास कितने मूल्य के मत, कितना परसेंटेज और किन की दावेदारी। और इस बेहद गंभीर विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 गंभीर और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आपका पूर्व से पश्चिम तक परिचय करवाता हूं। कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल, लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और हाल में ममता बनर्जी के ऊपर इनकी एक चर्चित किताब भी आई है, ममता बनर्जी बियॉन्ड 2021। जयंतो दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेता नगरी में। हमारे दूसरे मेहमान हैं अपनी पहली ही आमद में नेता नगरी के, और लल्लन टॉप के जो दर्शक हैं उनको अपने एनेक्डोट्स और अपने बोलने के चुटीले अंदाज से खासा प्रभावित करने वाले और अपनी ज्ञान गंगा से हमारी राजनीतिक समझ को समृद्ध करने वाले बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया बेलारी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू। और तीसरे मेहमान नेता नगरी के सबसे चहेते पैनलिस्ट, जो राष्ट्रपति भवन जाते हैं चोरी करने के लिए और बाद में उस चोरी के इल्जाम को एक मशहूर एक्ट्रेस के सर पर मढ़ देते हैं, ऐसे मेरे बेहद अजीज बड़े भाई राहुल श्रीवास्तव जी। नमस्कार सौरभ जी। ये क्या है चोरी? नहीं, मुझे मंजूर है, मैं इस बात को पब्लिक में कह सकता हूँ। जी, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए वो प्रसंग जो आपने कैमरा शुरू होने से पहले बताया था। साहब, ये एक मैं जहाँ पहले नौकरी करता था, बहुत बेहतरीन चैनल, और उसका एक 25 ग्रेट इंडियन फंक्शन था जी, और उसमें बहुत नामी तनामी लोग आए थे, जिसमें अमिताभ बच्चन थे, रतन टाटा जी थे, शाहरुख खान थे जी। और उसमें मेरी पसंदीदा और मेरे जब जागरूक आंखें खुली, जब मेरी 1 साल की उम्र में, तो पहली फिल्म की नायिका, जो गाइड मुझे आज भी याद है कि जब देवानंद शराब
अपनी ग्लास में डाल रहे थे तो मैं रोया था कि कोका कोला पीनी है। तो उसकी वहीदा रहमान की जी भी वहीं थी। तो वहीदा जी थोड़ी सी वहाँ पे फ्लोर पे प्रोग्राम के बाद थोड़ी सी असमंजस में दिखी, तो मैं दौड़ के पहुँचा, पूछा कि वहीदा जी कैन आई बी ऑफ सम हेल्प। तो वो चाय ढूंढ रही थी, तो मैं चाय तुरंत उनके लिए लेके आया। एक शुगर का क्यूब था और एक छोटा सा चम्मच था। तो वहीदा जी ने चीनी डाल के मिलाई और उन्होंने चम्मच कहीं रखना चाहा। तो मैंने वहीदा जी से रिक्वेस्ट करी कि वहीदा जी देखिए, ये चम्मच जो है अगर आप मुझे गिफ्ट कर दें जी तो जी मानता हूं चोरी होगी, लेकिन वो आपके नाम पे होगी और मुझे आपसे हाथ से एक चम्मच मिल जाएगा। तो पहले तो बहुत सकुचाई कि ये उचित नहीं लगा उन्हें, लेकिन शायद मेरे आग्रह की तीव्रता देखते हुए उन्होंने वो चम्मच मुझे दिया। और वो चम्मच आज भी मेरे पास एक बहुत मुलायम से कपड़े में लिपटा हुआ एक डिब्बी के अंदर बंद रखा हुआ है, क्योंकि वहीदा जी ने वो चम्मच मुझे दिया था। मेरे प्रोड्यूसर की आंखों में चमक आ गई, उसे इस वीडियो का टाइटल थंब मिल गया है। क्या हुआ जब राष्ट्रपति भवन में चोरी करते पकड़ा गया एक पत्रकार? नहीं, पकड़ा नहीं गया था। अच्छा, पकड़ा नहीं गया। क्यों नहीं पकड़ा गया राष्ट्रपति भवन का चोर पत्रकार ऐसे? हाँ। चलिए, ऑन अ सीरियस नोट लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। जयंतोदा, आपसे शुरुआत करेंगे। क्या रुख रहने वाला है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का इस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर? क्या वो कांग्रेस की ताबेदारी स्वीकार करेंगी? विपक्षी एकता का जो मंत्र यदा कदा सर्वदा दोहराया जाता है, या वो अपने ही किसी कैंडिडेट को प्रपोज करेंगी? क्या रुख रहने वाला है उनका? मैं आपको एकदम सीधी खबर में जा रहा हूं जी। जो जानकारी मुझे मिला है वो है, नंबर 1, ममता बनर्जी गोवा चुनाव के बाद दिल्ली के बारे में स्ट्रैटेजी बहुत बदल गई है। उनको लग रहा है अभी पश्चिम बंगाल में ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। 18 सीट 2019 में बीजेपी को मिल गया था और वो 2024 में वो 18 सीट जो है वो ममता बनर्जी को सबसे पहले हासिल करना है। और राष्ट्रपति चुनाव में एक बार प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट के पद के लिए जो हुआ था, आपको याद होगा, मुलायम सिंह यादव और क्या क्या हुआ था वो किस्सा मुझे अभी सबको याद है, इसीलिए रिपीट नहीं करना चाहूंगा। नहीं, जयंतोदा रिपीट कर दीजिए। 5 बरस हो गए हैं, कई नए दर्शक भी जुड़े हैं। देखिए क्या हुआ था। ममता बनर्जी ने कलाम का नाम बोला था, अब्दुल कलाम के फिर से वो दोहरा था और मुलायम जी से बोले थे और उन्होंने बोले थे कि बिल्कुल देखिए, प्रणब मुखर्जी को कैंडिडेचर ममता बनर्जी पहले नहीं चाहिए, लेकिन क्या हुआ था, मुलायम सिंह यादव पहले ममता बनर्जी को बोले थे कि हम कलाम साहब से बात भी कराया, फिर बहुत सारे सोमनाथ चटर्जी का नाम ले आया। फिर क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव वो रात में अनिल अंबानी भी तक चले गए थे, मुलायम सिंह और अमित पटेल, बहुत किस्सा हुआ था, और सोनिया जी के पास चले गए थे 10 नंबर जनपद में। और बाद में जयंतोदा सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में सुनाइए, ये किस्सा दिलचस्प है, ऐसे शॉर्ट में नहीं। अंबानी, अहमद पटेल, इतने किरदार आ गए हैं, डिटेल में बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, किरणमय नंदा, मुलायम सिंह यादव के आज भी अखिलेश और मुलायम जी के साथ बहुत रिश्ता है। और उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कलकत्ता से एक ही फ्लाइट में ममता जी के साथ किरणमय नंदा मुलायम सिंह जी के घर डायरेक्ट गए थे और मुलायम सिंह जी के घर में ममता बनर्जी और मुलायम जी की मीटिंग हुई। मैं वहां उपस्थित थे और उस दिन मुलायम सिंह जी ने बोले हाँ ठीक है। अनिल अंबानी भी थे एक्चुअली उस समय प्रेजेंट, फिजिकली प्रेजेंट हम, लेकिन अनिल अंबानी प्रणब मुखर्जी के साथ भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी को मुलायम सिंह जी ने बोल दिए थे कि हम जरूर अब्दुल कलाम के साथ फोन में लगाया, फोन में बातचीत भी किया था कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये चर्चा चल रहा था। एंड कलाम साहब ने बोला कि आई विल नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कॉन्सेंसस होगा तो हम रहेंगे। फिर ममता बनर्जी सोनिया जी के पास गए और सोनिया जी एक्चुअली वो हामिद साहब के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के सबके लिए मन में था, प्रणब मुखर्जी का नाम पहले सोनिया जी के भी मन में नहीं था। लेकिन क्या हुआ, मुलायम सिंह जी के साथ प्रणब मुखर्जी का अंडरस्टैंडिंग हो गया और बाद में ममता बनर्जी को लगा कि ये लोग मिलके कर रहे हैं और वो मतलब कंप्लीटली शी वाज अनअवेयर ऑफ दिस डील। तो वो कलकत्ता चले गए नेक्स्ट डे और बोले कि हम इसमें नहीं रहेंगे। तो इस बार जो हो रहा है ना, उसमें ममता बनर्जी को लग रहा है कि बाद में ममता बनर्जी प्रणब मुखर्जी को एक्सेप्ट भी कर लिया, दैट इज द सेकंड चैप्टर, क्योंकि ही इज फ्रॉम बंगाल, शी इज फ्रॉम बंगाल, तो वो तू मैं जाए हो बंगाल पॉलिटिक्स के लिए ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव आता है, जब शिवसेना मराठी प्रेसिडेंट के लिए प्रतिभा पाटिल को सपोर्ट किए थे और इसीलिए ममता बनर्जी ने प्रणब मुखर्जी को बाद में सपोर्ट किए थे,
लेकिन इस बार जो हो रहा था, शरद पवार के साथ बातचीत हुआ है और शरद पवार के नाम पे अगर कॉन्सेंसस होता है तो ममता बनर्जी पहले ये सोचे थे। अभी जगन रेड्डी के पार्टी के तरफ से किसी ने ये भी सुझाव दिया है, क्यों नहीं हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बीजेपी ऐसे किसी का नाम दे दे कि कॉन्सेंसस हो जाए और हम लोग सब चुनाव का जरूरत नहीं होगा और वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो ऑपोजिशन ले सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है किसको बीजेपी वो कह सकता है, ऐसे कोई कैंडिडेट है? अगर राजनाथ सिंह जी को मान लीजिए, हम तो चर्चा कर रहे हैं ये इससे टाइट फ्लाइंग ऑफ जर्नलिस्ट कि राजनाथ सिंह जी को अगर बीजेपी एनडीए के कैंडिडेट करते हैं तो ममता बनर्जी विल सपोर्ट राजनाथ सिंह और वो मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट अपोजिशन को क्यों बीजेपी देंगे? तो इसीलिए ममता बनर्जी खुद अभी सोच रहे हैं कि किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे। कांग्रेस के साथ रिश्ता बहुत खराब है और कांग्रेस के साथ इसीलिए रिश्ता खराब है क्योंकि राहुल गांधी ने पहले ही बोल दिए हैं कि हम अखिलेश के साथ मिलकर एक कैंडिडेट देंगे। और ये जब ममता बनर्जी के मतलब पास में रिपोर्ट आया कि राहुल जी अखिलेश के साथ कैंडिडेट दे सकते हैं, तो उसमें केजरीवाल भी ममता जी से मिलने गए थे ना दिल्ली में कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम भी कैंडिडेट देंगे। तो ममता जी ने बोल रहे हैं कि अगर केजरीवाल का कैंडिडेट है, अगर राहुल केजरीवाल का कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करेंगे, केजरीवाल कांग्रेस का सपोर्ट को नहीं करेंगे, तो हम ये ऑपोजिशन अगर यूनाइटेड नहीं है तो हम वेस्टेज ऑफ एनर्जी हम करने नहीं है। और इसीलिए इस बार प्रेसिडेंट के चुनाव ज्यादा दिन है भी नहीं। पहले बीजेपी क्या करते हैं हम देखते हैं। कितना नाम चल रहा है कि वो कोई महिला कैंडिडेट, कोई दलित इशू, बहुत सारे इश्यूज है। तो इसीलिए ऐसे हो सकता है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट दलित कैंडिडेट जिसको ममता भी सपोर्ट कर सकता है, तो इसीलिए ममता अभी पंचायत का चुनाव आ रहा है उसमें ज्यादा वो व्यस्त है डिस्ट्रिक्ट टूर में, और वो 2024 के लिए अपना वेस्ट बंगाल को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। तो इसीलिए प्रेसिडेंट इलेक्शन में ज्यादा ईगो मतलब इशू करना वो नहीं चाहते हैं। और ऑपोजिशन अगर यूनाइटेड नहीं है तो ममता बनर्जी एक कैंडिडेट का नाम देके अगर दूसरे कोई नहीं मानेंगे तो इससे अच्छा है कि भाजपा के साथ एक कॉन्सेंसस कैंडिडेट इवॉल्व करने की कोशिश किया जाए जिसमें ममता बनर्जी 100% सहमत है। लेकिन वो कैंडिडेट कौन होगा, मतलब वो वेंकैया नायडू को प्रेसिडेंट बना रहे हैं क्या, नीतीश कुमार को कर सकते हैं क्या, बहुत सारे नाम हैं। तो ममता बनर्जी चाहते हैं कि बीजेपी भी टॉप लीडरशिप बात करे, ममता जी से भी बात करे, जैसे केसीआर के साथ बात कर सकते हैं, जगन रेड्डी के साथ बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे पार्टीज हैं जो डायरेक्टली एनडीए में नहीं है, जैसे नवीन बाबू है। तो ये लोग भी भाजपा के अगर कैंडिडेट ऐसे होता है कि जिसको सपोर्ट कर सकते हैं तो इस वो पॉसिबिलिटी ममता बनर्जी के लिए ओपन है। ममता बनर्जी अभी एकदम क्लियर कट कांग्रेस कैंडिडेट या अखिलेश का कैंडिडेट या केजरीवाल को कैंडिडेट को सपोर्ट करना, ममता बनर्जी खुद तृणमूल का कोई कैंडिडेट नहीं देना चाहते हैं। दैट इज क्रिस्टल क्लियर। कैसे हैं मतलब आज के दिन के स्थिति। कन्हैया जी आपकी तरफ रुक करेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के कुछ महीने बाद होगा, बिहार की किस तरह की दावेदारियां हैं और पटना में क्या चर्चाएं चल रही हैं? पटना में बहुत खुशी है कि पटना का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं राष्ट्रपति बनने के बहुत नजदीक हैं। ये चर्चा जोरों पर है, इच्छा तो उनकी यहाँ ही बनने की। अच्छा, जब कैबिनेट मंत्री जो है कह रहा है, श्रवण कुमार सीनियर मंत्री हैं, अपने मन से तो बोले नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार वैसे नहीं है। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जैसे आश्रम सीरियल का आप समझ रहे हैं, बाबा जाने मन की बात तो वही बात है जी। नीतीश कुमार, हाँ बहुत, नीतीश कुमार के अनुमति के बिना उनके पार्टी का कोई खोख भी नहीं सकता है, खांस भी नहीं सकता है। अच्छा, निश्चित तौर से हाँ। और आप जानते हैं कि नीतीश कुमार प्रेसिडेंशियल रेस में है उस पोस्ट के लिए। ये जनवरी फरवरी में ही शुरू हुआ था, प्रशांत किशोर ने शुरू कराया था, किया था, और कई मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बातचीत भी की थी कि नीतीश कुमार को अपोजिशन का बनाया जाए। बाद में नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब अटकल है, ऐसे हम नहीं हैं। लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि विपक्ष के साथ रह करके हम नहीं बन सकते हैं, सवाल ही नहीं है। तो वैसा कोई वो प्लान नहीं करेंगे और वैसा वो मूव भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर बीजेपी उनको कैंडिडेट बनाती है
तो स्वाभाविक रूप से बन जाएंगे, क्योंकि तब तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है वो भी सपोर्ट, सारे लोग सपोर्ट कर देंगे बिहार में जी। और उनका ऑफिशियल बयान भी, स्टैंड भी आ गया है राजद का कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति के रेस में आते हैं, कैंडिडेट बनते हैं, तो हम लोग की खुशी होगी, चाहे किसी पक्ष से बने, विपक्ष से बने या पक्ष से बने। तो अब बात दरअसल ये है कि पक्ष से बनते हैं तो क्या बीजेपी, मैंने पक्ष से अगर बनेंगे तब सर्वसम्मति से, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं, अगर बीजेपी के लोगों से आप बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, सवाल ही नहीं है, बाप रे बाप, इनको बना करके समझ कि से कौन ज्ञानी जेलसी वाली स्थिति कहीं कर दिए तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। वैसा ये थोड़े हैं, इनका हम लोग को राष्ट्रपति वैसे लोगों को बनाया जाता है जो शांत स्वभाव के हों, एकदम उनके पास कहीं से भी सोचने का, अपना जो सोचने का, जैसे मिलिट्री में होता है, एक बार मिलिट्री बन गए आप जवान, उसमें सोचने की शक्ति नहीं रहती, आगे चल, पीछे हट, उस तरह से राष्ट्रपति को होना चाहिए जी। इसलिए हमको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो भाजपा का नेतृत्व है इन पर कोई विचार करेगा। तब नीतीश कुमार की चाहत तो है ही, एकदम चाहत है। एक बात बताइए, आपका इतना सब बैठकी होता रहता है एक अणे मार्ग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब, आप खुदे काहे नहीं पूछ लिए? ना इधर कहाँ बैठकी हो रही है, बैठकी जब विधानसभा चलता है तो उसकी वहां होता है। अब वो पत्रकारों से ज्यादा बैठकें नहीं करते हैं। हमको बताया गया कि कुछ पत्रकारों से तो बहुत निरंतर मिलते हैं। नहीं, ये गलत बताया गया, अभी पत्रकारों से वो नहीं मिलते हैं। अच्छा, उनसे बात करते होंगे, हाँ फोन से, और दिल्ली में जो एक दो उनके मित्र हैं उनसे बतियाते रहते हैं, लेकिन अब पहले जैसी बात थोड़े। अच्छा, पहले जैसी क्या बात नहीं है? अरे पहले तो अपना हमेशा फोन करते थे, बुलाते थे, सवेरे भी बुलाते थे, तो हम लोग वो भी अपना अनार का जूस पी रहे हैं तो हम लोग को भी एक गिलास अनार का जूस दे दिए, तो हम लोग भी अपना उड़ा रहे हैं अनार का जूस। लेकिन अब वो सब थोड़े है। अच्छा, अनार के जूस के प्रेमी हैं, वो सवेरे सवेरे पीते हैं, चमेली का तेल लगाते हैं। चमेली का तेल लगाते हैं? हाँ, चमेली का तेल लगाते हैं। चमेली के तेल से शायद सर में दर्द कम होता है। अच्छा, पता नहीं रहता है। हाँ। तो यही है यहाँ का। अच्छा, एक चीज देखिए, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, पर आपसे रोज तो हमारी बात हो नहीं पाती। ये आरसीपी सिंह के साथ क्या हुआ? आरसीपी सिंह के साथ क्या हुआ था? आरसीपी सिंह चंद्रमा थे, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है चंद्रमा ना, तब चंद्रमा समझ जाए कि हम सूर्य हो गए तो क्या स्थिति होगी। हाँ, चंद्रमा होता है ना जी। तो उनको हाँ ये वहम हो गया हाँ कि हम नीतीश के बाद जो है हम ही हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने कभी उनको नहीं कहा था कि आप मिनिस्टर बनिए, जबकि वो कहे कि नहीं, बिना हम अपने नेता के कहने अनुमति के हम बने हैं। महाराज अपने मन से चले गए क्या वो, झूठे बोल के? हाँ, वो अपने मन से बन गया, क्योंकि अध्यक्ष वही थे। नीतीश कुमार ने ये कहा कि आप तो अध्यक्ष हैं, आप ही बात करेंगे जी, आप जो है तय कर दीजिए, तो वो अपने बन गए। और ये जो बात एक आ गई ना पूरे बिहार में, क्या देश भर में, देखिए कुर्मी होकर के कुर्मी को बनवा दिए। तो ये जो है नीतीश कुमार इसको डाइजेस्ट नहीं करे, बहुत बड़ा आरोप और एलिगेशन है ना कि नीतीश कुमार कुर्मी होकर कुर्मी को बनवा दिए। और इसके बाद जो है एक समानांतर जो है पार्टी के भीतर ही पार्टी खड़ा करने लगे आरसीपी। जब भी आते गांव, हमको लगता है कि मंत्री बनने के बाद वो महीना में 15 दिन तो अपने गांव मुस्तफापुर में रहते थे। अच्छा, वहीं पर हाँ फंक्शन, मंदिर बना, 4-5 मंदिर भी बनवा रहे हैं, पता नहीं चाहे दिए। और तो इसके बाद ये मैसेज आ रहा था, और पूरा जो संगठन है, जो संगठन में जो जेडीयू के लोग हैं वो कंफ्यूज हो गए थे, समझे में नहीं आ रहा था कि भाई क्या करें हम लोग। मान लीजिए कि हम लोग के विष्णु भगवान तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन विष्णु भगवान में जिस तरह से भाई कई गो पंथ है ना, आप जानते होंगे धर्म में कई गो पंथ है, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, लेकिन सबका एक ही है। तो उसी तरह हम लोग जो है द्वैत में रहे कि अद्वैत में रहे, तो द्वैते अद्वैत यहाँ था, एक ललन सिंह का और ये इनका। तो अब दोनों में बड़ा ये होगा कि किसको मानते हैं ज्यादा जो है नीतीश कुमार, किसको ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ, प्यार करते हैं। तो क्या लल्लन सिंह को ज्यादा प्यार करते हैं नीतीश कुमार?
ललन सिंह संगठन के आदमी रहे हैं ना, संगठन से आए हैं और शुरू से रहे हैं भाई। आरसीपी तो 97, 98, 96 में इनके साथ आए, और ललन सिंह तो समझिए कि 80, 77 से हैं साथ में, 80 से। हाँ, तो स्वाभाविक है, और पॉलिटिकल सोच वाले आदमी है ना वो। आरसीपी ऐसा नहीं है। और मैं कहा ना कि आरसीपी के कारण जो है पार्टी कमजोर भी हो रही थी, कंफ्यूज थे सब वर्कर, समझे में नहीं आ रहा था। और दूसरी बात की अपनी इमेज के प्रति हमेशा नीतीश कुमार कॉन्शियस रहते हैं, और ये जो मैसेज जा रहा था इसीलिए जो है। और ये भी सबसे बड़ी बात ये कि आरसीपी लग भी रहा था, दिख भी रहा था, और वो सच्चाई भी थी कि उनके शरीर में बीजेपी की आत्मा प्रवेश कर गई है। अच्छा, हाँ, अब वो बहुत ज्यादा जो है, कहीं कोई मीटिंग हो, भाषण देना हो, तो उसमें प्रधानमंत्री की ज्यादा तारीफ करते थे और नीतीश कुमार का कम करते। बताइए, अपने ही नेता को भूले जा रहे थे। हाँ हाँ, तो इसको लेकर के भी नीतीश कुमार के मन में था। तो नीतीश कुमार तो उचित समय में उचित जो है दवाई देते हैं ना, और वो तो दवाई आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं। तो ऐसा उन्होंने दवाई किया कि अब देखिए बंगला भी चला गया। चमेली के तेल की चंपी और अनार का जूस। राहुल श्रीवास्तव जी, अब आपका रुख करते हैं। आपके हवाले से हमने लल्लन टॉप शो में विस्तार से गणित तो बताई, उसमें कुछ जोड़ घटाव हो तो एक तो वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। फिलहाल अंक गणित क्या कह रही है? एनडीए को कितना और जरूरत है? क्या सिर्फ जगन आ जाएंगे तो वो मैजिक नंबर के पार हो जाएंगे? नवीन बाबू आ जाएंगे तो मैजिक नंबर के पार हो जाएंगे? मैंने खास तौर पर इन दो पार्टियों का नाम लिया क्योंकि अक्सर तमाम बिल्स पर ये नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी नजर आती हैं। एक तो वो, और दूसरा सियासी गलियारों में किस तरह की अटकलें और कयास है। बाकी अंततः क्या होगा वो तो नरेंद्र मोदी तय करेंगे, अमित शाह तय करेंगे, संघ का भी कुछ रुख रहेगा उसमें शायद, है ना। जयंतोदा ने तमाम नाम उछाल दिए, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, फिर नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाओं की भी चर्चा हुई, इसीलिए हम अटकलों तक अपने आप को सीमित रखेंगे, लाइक अ वाइज मैन। जी देखिए, जो जोड़ घटा हम लोगों ने किया था उसमें बदलाव ये हुआ है कि जो कैलकुलेशन होता है सांसद के वोट का, चूंकि जम्मू एंड कश्मीर में असेंबली नहीं है इसलिए वो थोड़ा घट गया है। 708 जो पॉइंट्स एक सांसद के हुआ करते थे वो 700 पे आए हैं। और उसका फर्क ये पड़ेगा कि टोटल कैलकुलेशन में जो एमपीज का वेट है वो कम हो जाएगा, और जो बीजेपी की जो टैली है उसमें फर्क आ जाएगा। इसके अलावा जो अभी राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, यानी मैं इससे एक थोड़ा असाइड है जुड़ा हुआ कि एक बड़ी दिल को दुख पहुंचाने वाली बात है कि हम राज्यसभा के चुनावों में हैं। आज शाम को रिजल्ट आएंगे और हम विधायकों को बिकाऊ और सांसदों को खरीदार के तौर में बात कर रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग है, एमएलए अपनी लॉयल्टीज बदल रहे हैं, कॉन्शियंस वोट की कीमत है, यानी कॉन्शियंस की कीमत है। और यही लोग आज से कुछ दिन बाद उस कॉलेजियम का हिस्सा होंगे जो लोग इस देश के संविधान का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, कस्टोडियन है, उसका चुनाव करेंगे। सौरभ, तो एक यानी कोई हल्ला नहीं होता, कोई हंगामा नहीं बरपेगा कि राज्यसभा के चुनावों में क्या हो रहा है, कैसे खरीद फरोख्त की बातें हो रही हैं। ना जनता को दर्द है, ना किसी को दर्द है, लेकिन ये बात तय है कि भारत के संविधान के कस्टोडियन को चुने जाने वाले लोगों के बीच में खरीदार और बिकाऊ होने की बात है। ये मेरा यानी ये पॉइंट है। लेकिन कैलकुलेशंस में फर्क यह आएगा कि बीजेपी के नंबर्स जो हैं वो थोड़े राज्यसभा में कम होंगे। 100 के ऊपर पहुंच गए थे और वो कम हो जाएंगे, करीब 91 के करीब अगर आ जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि मेरा आकलन पिछली बार ये था, अप्रैल में जब मैंने एक खबर की थी यूपी के चुनावों के बाद, तो आकलन ये था कि बीजेपी और एनडीए को अपने कैंडिडेट को जीत आगे पहुंचाने के लिए करीब 11,900 वोट, 1.5% जो टूर इलेक्टोरल कॉलेज का है वो चाहिए, यानी 11,900 करीब बनता था। इसके अलावा अगर मैं 5 से 7, 6 सीटों का लोकसभा राज्यसभा में नुकसान अगर उसमें ऐड कर देता हूं तो आप ये समझिए कि करीब 3500 वोट हो जाते हैं। तो यानी 14,000 वोट का बीजेपी को भरपाई करनी है ना। अब ये भरपाई जो है उसके लिए उसके पास चारा क्या है? एक तो लोकतांत्रिक या अपनी लोक जनशक्ति पार्टी के वो सांसद हैं जो कि बीजेपी से नाराज होकर गए, पासवान जी के सुपुत्र चिराग से नाराज होकर के अलग होकर के आए हैं, थोड़ी उनसे उम्मीद है। इसके अलावा ये एक जो सबसे बड़ा धड़ा है
जो वोट का वो है 3 पार्टियों का, वो है टीडीपी, बीजेडी, टीआरएस और वाईएसआरसीपी। अगर टोटल टैली देखी जाए तो इलेक्टोरल कॉलेज की, तो 4% वोट वाईएसआरसीपी के पास है, यानी 43,674। टीआरएस के पास है 2.2%, बीजेडी के पास है 2.9%। इनमें से एक बड़ा धड़ा अगर आ जाता है, यानी बीजेडी या वाईएसआरसीपी तो और या टीआरएस, तो बीजेपी का, एनडीए के कैंडिडेट का काम हो जाएगा। लेकिन खेल इससे बड़ा होगा। पिछली बार जब बीजेपी ने कोविंद साहब को उतारा था, तो बीजेपी और उसके सहयोगी 21 राज्य और यूनियन टेरिटरी में राज करते थे। करीब 70% जो देश का भूभाग था उस पर राज था, और 75% के करीब की पॉपुलेशन उनके अंडर थी। आज की तारीख में ये घट करके 47% के करीब मेरे ख्याल से आ गई है। बीजेपी और एनडीए की एक और मुश्किल है सौरभ, जो कि गौरतलब है राष्ट्रपति के चुनाव में, कि बीजेपी और उसके सहयोगी 18 राज्य और यूनियन टेरिटरी में राज करते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 6 बड़े राज्य हैं, 12 राज्य छोटे हैं। उनमें से 6 राज्य ऐसे हैं जिनका टोटल पॉइंट टैली उनके एमएलए का जो पर एमएलए है वो 30 है, तो बहुत छोटे राज्य है। उसके मुकाबले जो विपक्ष है उसका राज्य में पलड़ा इसलिए भारी होता है कि वो कहने को तो 12 राज्यों में है, लेकिन उनमें उनके पास 8 बड़े राज्य हैं। तो स्टेट्स जहां पे आते हैं वहां पे आकर के विपक्ष जो है वो थोड़ा मजबूत हो जाता है। लेकिन इस पूरे में अगर एक को चाहिए, अगर बीजेपी को हराना है तो उसके लिए आपको यूनिटी चाहिए। ये यूनिटी इंडेक्स जो है, ऑपोजिशन का हाई ऑपोजिशन यूनिटी इंडेक्स जो है, वही बीजेपी को हरा सकता है। बीजेपी आज करीब अगर 48% पे है, 52% बाकी हैं, तो अगर वो कायम रहता है तो बीजेपी का कैंडिडेट हार जाएगा, और बहुत बहुत एक पॉलिटिकल ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति कहने को तो स्टैम्प पेपर है, कहने को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, सिर्फ फिगरेटिव है, लेकिन हर बिल जो कि सरकार का मनी बिल होता है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। किसी भी मामले पे सर ने अभी बोला जी कि नीतीश जी पे विश्वास का मामला, नीतीश जी का राष्ट्रपति बनना यही मुश्किल है कि साहब वो कब पलट जाएं, वो भरोसा नहीं है। और जो उन्होंने जैल सिंह वाला जिक्र किया, ये अंदेशा बीजेपी को है। तो कल से जो बात चल रही थी कुछ दिनों से, किसी बीजेपी वाले में हिम्मत नहीं है कि वो उसमें ये कह सकते हैं शायद हो सकता है। नीतीश कुमार जी को लेकर के बिल्कुल क्लैरिटी है कि नहीं हो सकता है। अब आप जो कह रहे थे कि नाम, और जो जयंतोदा ने नाम दिए, देखिए नाम हो, राजनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, यूपी से आते हैं, सिग्नल बहुत बड़ा होगा। इसके अलावा वेंकैया नायडू जी का नाम, वेंकैया नायडू जी के लिए ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो कुछ खबरें जो मिल रही हैं वो थोड़ी सी आरएसएस में उनको लेकर के कुछ नाराजगी है। वो क्या नाराजगी है, लेकिन थोड़ी सी आरएसएस में शायद थोड़ी सी नाराजगी दिख रही है। हमने तो ये भी सुना है कि प्रधानमंत्री की पहली या कोई भी चॉइस वेंकैया नायडू नहीं है जी। तो ये जो है वो वेंकैया जी के उसमें जाती है कि नहीं हो सकता। उसके बाद जितने मुंह उनकी उतनी थ्योरी और उतने नाम हैं इस टाइम। कौन कौन से नाम है जरा बता दीजिए। मैं आपको उसमें बताता हूं कि पहला थ्योरी जो चल रहा है जी, जो कि एक बहुत क्रेडिबल थ्योरी है, हाँ, जो कि बड़े, यानी मैं आपकी ट्राइबल वाले पे बात पे आऊंगा कि साउथ इंडियन, वो बीजेपी का एक फ्रंटियर है जो अनब्रीज्ड है। अभी कर्नाटका में भी कोई बहुत ऐसी नहीं है कि आप लपलपा के वहां पे बैठे हुए हैं और कोई आपको हटाने वाला नहीं है। साउथ इंडियन एक थ्योरी है। और आप देखिए कि बीजेपी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हो रही है वो हैदराबाद में जून 1 को हो रही है, वो इस घोषणा के, जुलाई 1 को हो रही है, वो इस घोषणा के बाद होगी। ठीक है। वो एक रिफॉर्मेशन हो सकता है। प्रधानमंत्री भी जश्न मनाने के लिए हैदराबाद गए थे 8 साल का। तो ये साउथ इंडिया एलिमेंट है, ये वॉच आउट फॉर, क्योंकि अगर साउथ इंडिया से डिक्लेयर हो जाता है तो प्रतिभा पाटिल की तरह से बड़ा मुश्किल हो जाएगा साउथ इंडियन पार्टीज को उस कैंडिडेट को नेगेट करना या अपोज करना। तो क्या बीजेपी सबसे ज्यादा ध्यान तेलंगाना पे दे रही, वहां से हो सकता है? वाईएसआरसीपी, टीआरएस, ये सब पार्टीज आप सोचिए, क्योंकि चाहे आप उन दोनों को अलग 2 राज्यों का माने, लेकिन एक मिलीजुली लेगेसी है इन दोनों राज्यों की जी। तो कहीं बीजेपी के लिए एक इस थ्योरी पे काफी, मैं कहूंगा इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपकी बात जो हम पहले प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि ट्राइबल, आज तक कोई इस देश में ट्राइबल प्रेसिडेंट नहीं हुआ है। बीजेपी एक सिग्नल देना चाहेगी तो वो एक कास्ट सिग्नल होगा कंपेयर टू ए रीजनल सिग्नल। उत्तर प्रदेश का एक छोटा इलाका, बिहार का एक छोटा इलाका, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का इलाका,
राजस्थान का इलाका, आप गुजरात सबसे का बाद में इलाका जिसमें और आ रहे हैं महाराष्ट्र। गुजरात पे आ रहे हैं। हाँ, गुजरात। चुनाव गुजरात में पहले। नहीं गुजरात के इर्द गिर्द। हाँ, देखिए, लेकिन छोटू नहीं, मैं भाई जो कह रहा वसावा की हूं, पार्टी बढ़ रही है, महाराष्ट्र में भी कुछ है। बीजेपी जो है वो अगले पे बहुत जल्दी सोचती है, तो गुजरात का एंगल जो है, और वो एरिया है जहां पे बीजेपी मुश्किल में थी पिछली बार भी, तो उसके में अनुसुईया उइके और द्रौपदी मुर्मू का पिछली दो बार भी गवर्नर नाम है चला था। छत्तीसगढ़ और झारखंड, जो कि ट्राइबल एक राज्य हैं, पूर्व और एक मौजूदा, जी। उनके उसमें नाम चल रहे हैं। इसके अलावा ये भी चल रहा है कि साहब ओआईसी से बड़ी मार पड़ी है सरकार को नुपुर शर्मा मामले पे, तो गवर्नर साहब जो केरला के वो बन सकते हैं। आरिफ मोहम्मद साहब का भी नाम जो चला है उसके साथ। इंटरेस्टिंग नेम आरिफ मोहम्मद खान। हाँ, लेकिन मैं कहूंगा कि बीजेपी की सेंस ऑफ कॉशन जो है राष्ट्रपति के पद पे, आरिफ साहब चाहे जो भी हो, ही इज एन एक्स कांग्रेसमैन एंड दिस फैक्ट कैन नॉट बी फॉरगॉटन बाय बीजेपी। तो एक्स कांग्रेसमैन, एक्स जनता मैन, एक्स बसपा वाला। at one time one thought great promise. He's a very interesting man to watch and speak to. उसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी साहब, अभी उनका राज्यसभा का नॉमिनेशन नहीं हुआ है, राष्ट्रपति के लिए उनका नाम चल रहा है कि राष्ट्रपति के लिए? तो वही, अब क्या है कि वो ऐसी एंटिटी हो गई है और सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जिक्सॉ पजल में उनको कहीं भी फिट कर दीजिए। या ऐसा तो नहीं कि उनकी संभावनाएं और खत्म करने के लिए उनका नाम चलवाया जा रहा है? ये भी है कि मेरे साथ कल कुछ ग्रुप ऑफ पत्रकार बैठे थे, उनमें से एक सीनियर पत्रकार ने मुझसे पूछा, मैंने कहा साहब देखिए, आपको स्टोरी करनी है या किसी का पट्टा काटना है, हाँ। तो आप ऐसा करिए, 4 नाम ले लीजिए अपने दुश्मनों का और उनको ले जाकर के उनका नाम ले दीजिए, तो उनका नाम पक्का कट जाएगा। उनका नाम तो उनका नाम पक्का कट जाएगा। अच्छा, इस सब में एक नाम और मैं जोड़ रहा हूं, हाँ। कि अभी कुछ दिन पहले उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी। क्या प्रधानमंत्री बीजेपी फिर से इस दलित लाइन पे जाएगी, क्योंकि वो उसका एक वोट ऑफ एम्फेसिस है, हाँ। और वो है थावरचंद गहलोत, गवर्नर ऑफ कर्नाटका। हाँ, अभी कुछ दिन मध्य प्रदेश से आने वाले नेता, मध्य प्रदेश से आने वाले हैं। कुछ दिन पहले वो प्रधानमंत्री से उनकी एक मुलाकात हुई है, अभी तक उसका एजेंडा क्लियर नहीं हुआ है। ये जो नाम है, मैं कह रहा हूं कि ये जो कयास है, ये हमारी कैलकुलेशन है, ये थ्योरीज हैं। ई श्रीधरन का भी नाम हो सकता है क्या? बीजेपी पॉलिटिकल सिग्नल ज्यादा देना चाहेगी केरल, लेकिन टेक्नोक्रेट को ला करके बीजेपी को, देखिए मैं कह सकता हूं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बीजेपी लाई थी, वो टेक्नोक्रेट थे, बट इट वाज अ पॉलिटिकल सिग्नल। डज ई श्रीधरन सेंड आउट ए पॉलिटिकल सिग्नल, बारिंग द फैक्ट कि वो साउथ इंडिया से आते हैं? मैं ये कह रहा हूं, एक ज्यादा बड़े पॉलिटिकल सिग्नल जैसे कोविंद साहब का हुआ था अपॉइंटमेंट, दलित समाज से बड़ा पॉलिटिकल मैसेज, उत्तर भारत से दलित समाज से आने वाले पहले, व्हाट द पर्सन डज या उनका प्रोफेशन क्या रहा है, वो मैसेज नहीं है साहब। मैसेज ये है कि आप उससे पॉलिटिकल नहीं, तो वो थावरचंद गहलोत तो फिर वो बॉक्स टिक करते हैं, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, बेदाग रहा है संघर्ष नहीं, पार्टी के निष्ठावान व्यक्ति से जुड़े हुए और जयंतो दा ने जिस तरीके के प्रवृत्ति की तरफ ध्यान दिलाया कि शांत रहने वाले, विवाद से दूर, कन्फ्रंटेशनल नहीं है। देखिए, आप अगर कोविद साहब का भी टर्म देखें, मैं कोविद साहब को अच्छी तरह फॉलो किया। कोविद साहब ने कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस किए। वो जो पुराने टाइम में प्रेसिडेंट हाउस के अंदर लंबी बैठकें और तमाम जा करके, प्रणब मुखर्जी का बड़ा इंटरेस्टिंग था, जयंतोदा मानेंगे कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन तो पहुंच गए, लेकिन राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना हिल के सबसे ऊपर है, एंड इट्स ऑलवेज लोनली एट द टॉप। तो प्रणब मुखर्जी साहब को शुरू में बहुत तकलीफ हुई कि साहब वहां उनसे कोई मिलने नहीं आता है। तो कोई भी नेता अगर उनको फोन करता था तो पहले स्टाफ डील करे जाते थे, स्टाफ डील करते थे कि साहब आपको टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, और स्टाफ लिखता था, राष्ट्रपति से पूछता था, टाइम दे दिया जाता था, माकूल टाइम। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने कहा साहब कोई बड़ा नेता फोन करे ना तो टाइम के लिए तो आप बात नहीं करेगा, स्टाफ बात नहीं करेगा, मैं बात करूंगा। तो प्रणब मुखर्जी ने ये प्रथा शुरू करी कि मैं बात करूंगा, तो वो खुद बात करते थे, फिर बताते थे, और उसके बाद जो नेता मिलने चाहता था उससे खूब टाइम हुआ करता था उनके पास। प्रणब मुखर्जी पूरी अपनी राजनीतिक समझ और राजनीतिक बातचीत, यानी कोई नेता गया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉपी पकड़ा देना, उसको यानी इस टाइप की मैसेज दे देना। यानी केजरीवाल साहब गए तो उन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पकड़ा दी, यानी थोड़ा, यानी वो इशारा था, पॉलिटिकल इशारा था। प्रणब मुखर्जी वाज दैट काइंड ऑफ प्रेसिडेंट। तो क्या है कि प्रथाएं बदली। कोविड साहब ने क्या किया, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया। उन्होंने कहा मैं एक दिन में 1 या 2 बैठक नहीं करूंगा, मैं एक फुल एजेंडा रखूंगा और 1 घंटे की मियाद से ज्यादा मेरी कोई मीटिंग नहीं होगी। और उन्होंने उस पे काम किया है। और क्या है कि बहुत सारी एक्टिविटीज उनकी दिन की होती हैं विच डोंट गेट रिपोर्टेड, बट इट्स बीन अ वेरी बिजी प्रेसिडेंसी, बट ए वेरी क्वाइट प्रेसिडेंसी। ओके।
आई थिंक प्रणब मुखर्जी के टाइम में जयंतोदा को याद होगा कि कोई बिल पे 3-4 बार जब उनको एनिमी ऑफ द स्टेट वाला बिल साइन करना पड़ा ऑर्डिनेंस पे, तो अरुण जेटली को बुला लिया उन्होंने। एक फाइनेंस बिल पे उनको कुछ इशू था किसी चीज, तो उन्होंने अरुण जेटली को जरा आशोयन आखिर हम आके ब्रीफ करो, तो उन्होंने आकर के बुलाया और अरुण जेटली गए थे 30 मिनट की बैठक के लिए, 2.25 घंटे बाद आए बाद। ओके तो इट्स बीन इंटरेस्टिंग प्रेसिडेंट। तो उसी तरह से मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिग्नल जरूर देगी, एंड मैं डाउट करता हूं कि ओआईसी या जहां जो बवेला मचा है, हाँ, मतलब वो कोई तात्कालिक concern वजह है। नहीं होगी एक 5 साल को देखते हुए। चलिए, मैं तीनों मेहमानों के पास समय बहुत कम है, थोड़ी देर के लिए आऊंगा। कोई आप अगर हमें राष्ट्रपतियों से जुड़ा कोई दिलचस्प किस्सा सुना सके, आप लोगों का इतना लंबा पत्रकारिता का अनुभव। जयंतोदा, विल स्टार्ट विद यू। देखिए, प्रेसिडेंट जी, पहले जैसे होता था कि जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन प्रणब मुखर्जी, जैसे अभी राहुल बोल रहे थे ना, कि प्रणब मुखर्जी ने मुझे ये बार बार बताते थे कि मैं कोई स्टोरी प्लान करने के लिए, मतलब मैंने कोई बिल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमको साइन भेजना पड़ेगा, अगर साइन नहीं करेंगे तो 2 बार भेज सकता हूं, लेकिन हम नाराज हैं, ये मीडिया में प्लान करके मैं कोई डिसिडेंट प्रेसिडेंट का छवि नहीं देना चाहता हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब बहुत टेक्स्ट बुक मैन हूं, तो इसीलिए अच्छा है मैं बुला लेता, जैसे अरुण जेटली का जिक्र किया ना राहुल ने। और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर है सीनियर, उनको प्रेसिडेंट बुला सकते हैं कंसल्टेशन, और उनके लिए जो गाड़ी का वो भी राष्ट्रपति भवन से जाता था, और वो सुप्रीम कोर्ट का कोई सीनियर लॉयर को भी अच्छा लगता था कि प्रेसिडेंट हमें बुलाया, प्रेसिडेंट का बहुत अच्छा हुआ, छोटे छोटे जलेबी होते हैं और बहुत अच्छे वो ढोकला और ये सब मिलता है, और बातचीत 1 घंटा से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, लीगल कंसल्टेशन। और ऑर्डिनेंस के इशू में मुझे याद है कि जब साइन करने के लिए कहा तो प्रणब मुखर्जी ने मोदी जी को बोले कि आप, जब पार्लियामेंट चल रहा था, अभी 2 दिन पहले खत्म हुआ, अभी आप 2 दिन बाद ऑर्डिनेंस जो भेज रहे हैं, तो लगता है कि यू आर अवॉइडिंग पार्लियामेंट, वो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अच्छा है कि आप ऑर्डिनेंस के जगह, अगर ऑर्डिनेंस भी लाना चाहते हैं तो थोड़ा लेट करके, जब प्रेसिडेंट के मतलब पार्लियामेंट का सेशन थोड़ा और कुछ दिन बाद, तो नहीं लगेगा कि आप पार्लियामेंट सेशन का इमीडिएटली 1 दिन बाद ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, तो पार्लियामेंट सेशन में ला सकते थे। तो ये जो सुझाव है, इवन भारत रत्न और ये जो सब इश्यूज होता है, उसमें भी प्रणब मुखर्जी ने मदर टेरेसा के समय इंदिरा गांधी के साथ क्या किया, और ये जो पुराने एनेक्डोट्स, मोदी जी के साथ उनके संबंध जो है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। जब मोदी जी गुजरात सीएम थे उस समय से, और उसमें गुजरात रेसिडेंट कमिश्नर भारत लाल जो थे, बाद में जिनको प्रेसिडेंट हाउस में मतलब मोदी जी ने ले गए थे, बहुत अच्छा संबंध प्रणब मुखर्जी के साथ थे, और वो चीफ मिनिस्टर गुजरात और प्रणब मुखर्जी में बहुत अच्छा रिश्ता रखते थे। और आप याद कीजिए, मोदी जी चिदम्बरम के खिलाफ विज्ञान भवन में आके जिस समय बोले थे, और वो प्रणब मुखर्जी को तारीफ किया था, और चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी का क्या रिश्ता था, ये तो हमसे ज्यादा राहुल जानते हैं। तो ये जो सब डायनामिक्स है, तो इसीलिए आज के दिन में प्रेसिडेंट, जैसे मैं 100% सहमत हूं, ना वेंकैया ना नीतीश, मुझे इसीलिए राजनाथ सिंह जी के ऊपर भी लगता है कि क्या 100% ट्रस्टेड पर्सन ऑफ मोदी जी राजनाथ सिंह जी एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसीलिए ऐसे अगर जुलाओ ओराम हम लोग कोई सोच ही नहीं रहे हैं जी, और वो ट्राइबल है, और वो उड़ीसा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी का, ऐसे जैसे गोविंद जी के समय भी तो हम लोग कोई ये नाम एक्सक्लूसिव स्टोरी नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है इस बार भी प्रेसिडेंट के कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी कोई पत्रकार नहीं कर पाएंगे, वो स्टोरी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का। मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा नाम नेता नगरी में बोल दिया जाए, ताकि बाद में हम क्लिप चलाएं कि सबसे पहले नेता नगरी में डिस्कस हुआ था ये कैंडिडेट। कन्हैया जी, आपके पास आएंगे। जयंतोदा ने चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी का जिक्र किया, तो पता नहीं क्यों मेरा च्युइंगम खाने का मन कर गया। च्युइंगम पर लौटेंगे कन्हैया जी। हमारे यहाँ राष्ट्रपति से जुड़ा बिहार में सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे किसी को पता नहीं रहता है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। 2012 में ये एनडीए में रहते हुए यूपीए कैंडिडेट को उन्होंने सपोर्ट किया था जी, प्रणब मुखर्जी को। हाँ, आपको याद होगा। और 17 में विरोधी रहते हुए रामनाथ कोविंद को सपोर्ट किया था, जबकि मीरा कुमार बिहार से थे। हाँ, इस बार वो क्या करेंगे, पहले तो अपने लिए पूरा बैटिंग करवा रहे हैं। हाँ। और जातीय आधारित जनगणना जो है
जी। उनको लगता है कि ये हमको जो है देश भर में काफी मजबूत कर देगा पॉलिटिकली, क्योंकि इसकी चर्चा तमिलनाडु से लेकर केरल, वेस्ट बंगाल, मैंने उनके लोग कह रहे हैं कि हर जगह इसकी चर्चा है। वो मंडल को जो बीजेपी कमंडल के अंदर घुसा दी है, उसको ये जातीय आधारित जनगणना बाहर लाएगी और इनको स्थापित कर देगी राष्ट्रीय नेता की। अगर ये राष्ट्रपति नहीं बीजेपी बनाती है इनको इस बार, तो ये संभव है कि जो चुनाव लोकसभा का हो 2024 का, उसमें ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन जाए विपक्ष का, क्योंकि जातीय आधारित जनगणना जो है वो काफी जो है दमदार है और ये काफी वोट हासिल करा देंगे। इतना जल्दी जल्दी गोल पोस्ट बदल रहा है, कभी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, कभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, भारी कंफ्यूजन हो गया है। ना उनका मंत्री जो कहते हैं कि हमारे नेता जो है राष्ट्रपति के भी उतना बढ़िया उम्मीदवार है जितना प्रधानमंत्री के। अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए भी हैं अपने, उन्होंने कहा। और उसके लिए जो चल रहा है यहाँ पर, चल रहा है, हाँ चल रहा है। आप क्या समझते हैं, जो अभी आप देखेंगे कि राजग जो है एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोल रही है, नीतीश कुमार के खिलाफ। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि पटना में हर कोई नीतीश को विदा करने के लिए आतुर बैठा है, कहीं जाए यहां से जाए। चलिए, तो अब एक और आपको राज्य की बात जी बताइए कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई है बिहार में विधानसभा में। तो अगर कुछ पॉलिटिकली भूकंप आएगा तो हो सकता है कि राज्यपाल जो हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुला लें। तो उसके लिए ये हो जाएगा, लेकिन तब उसका भी दवाई तैयार है। अच्छा, ये ओवैसी की पार्टी के 5 जो है उसमें से 4 राजद ज्वाइन करने वाले हैं। तो अच्छा, अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी। बड़ा झटका होगा, बड़ा झटका। वो राजस्थान में पार्टी बढ़ाने में लगे हैं और बिहार में जमीन खिसक रही। चलिए राहुल श्रीवास्तव जी, क्लोजिंग रिमार्क। पहले तो च्युइंगम वाली कहानी सुना दी मेरे दर्शकों को। मैंने च्युइंगम में आपको उससे ज्यादा, यानी च्युइंगम जो है क्या है कि मैं जो लोग गुजर गए उनके बुरे किस्से नहीं सुनाता हूं, मैं आपको मजेदार किस्से सुनाता हूं। सुना लीजिए। देखिए, प्रणब मुखर्जी जी साहब का जो था इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, 60 टर्म का एमपी, 3 प्रधानमंत्रियों के नीचे काम किया, 2 बार ऑलमोस्ट पीएम। और प्रणब मुखर्जी साहब ने कई बार, यानी एक बार नाराज हो गए, कुछ बिल जब आया तो उन्होंने बड़े जोर से आकर के राष्ट्रपति भवन में अंदर जाते हुए जब खड़े थे तो किसी ने पूछ लिया कि सर व्हाट नेक्स्ट, तो उन्होंने कहा एम आई ए पैरट। तो राष्ट्रपति साहब का उस टाइम पे था, लेकिन मैं याद में मेरी जो प्रेसिडेंट्स में है एपीजे अब्दुल कलाम, फैंटास्टिक मैन, पीपल्स प्रेसिडेंट। हम लोग राष्ट्रपति भवन तमाम इन्वेस्टिचर सेरेमनीज, ओथ सब में जाते थे, लेकिन कलाम वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हमने देखा कि जो स्नैक्स की प्रेसिडेंट हाउस के अंदर कतार लगती थी, वहां उसके हेड पे खुद खड़े होते थे और हर आदमी को, आने वाले को प्लेट खुद हाथ से पकड़ाते थे और बताते थे कि इडली इस बार अच्छी है, मैंने स्पेशली बनवाई है। कई बार अगर चाहते तो सांभर आपकी कटोरी में वो कड़छी से खुद डाल देते थे। दैट वाज फैंटास्टिक मोमेंट। लेकिन आई थिंक प्रणब मुखर्जी का इलेक्शन जो है बड़ा मजेदार था। जून 15 के आसपास की बात थी 2017 में, 2012 में। और उस टाइम पे ये हुआ कि जब प्रणब मुखर्जी साहब का नाम कांग्रेस ने सामने लाया तो मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी, जैसे जयंतोदा ने बताया, वो नामों पर पलट गए और 3 नाम, एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह और सोमनाथ चैटर्जी का नाम ले लिया। कांग्रेस में इसको लेकर के उथल पुथल मच गई। ममता बनर्जी मुलायम सिंह यादव के साथ खड़ी दिखी, लेकिन मुलायम पुराने खिलाड़ी है। देखिए साहब, मुलायम साहब का यह है कि कहां धोबी पछाड़ आपको मार दें ये पता नहीं चलता। तो 48 घंटे के अंदर हम 3 दिन 4 दिन लगा चुके थे। कांग्रेस की दबादब मीटिंग हो रही थी विपक्षियों के साथ, शरद पवार के साथ, इनके साथ, उनके साथ। और इधर मुलायम सिंह यादव ने फिर एक नया चाल चली। उनका घर अशोका रोड के कोने वाला मकान था और उसके बाहर हम सब खड़े हुए थे और वहां खड़े होकर के उन्होंने घोषणा कर दी कि वो प्रणब मुखर्जी को बैक करते हैं। और वो यानी इस समय पे इतना उठापटक हुई थी जी। इसी तरह से हमने उठापटक देखी जब प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट बनी। प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल के टाइम पे क्या हुआ कि
लेफ्ट पार्टीज और तमाम लोगों से सोनिया गांधी कंसल्टेशन कर रही थी और ये कंसल्टेशन कहीं जा नहीं रही थी क्योंकि जो आपकी ये लेफ्ट पार्टीज थी वो चाहती थी कि शिवराज पाटिल या करण सिंह में से कोई ना बने, जो कि कांग्रेस की इनिशियल चॉइसेस थे। सोनिया गांधी ने जब अनाउंसमेंट करी थी उसमें मनमोहन सिंह, करुणानिधि, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, बर्दन, ये फाइनल खड़े थे साथ में, तब प्रतिभा पाटिल का नाम अनाउंस हुआ। लेकिन उस टाइम पे वो सिलेक्शन कैसे हो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जी बताइए। कि तमाम नामों पे जब बात आती तो लेफ्ट ने कहा कि क्यों ना अर्जुन सिंह या मोतीलाल वोरा का लिया जाए को कहा जाए। कांग्रेस ने उनको नकार दिया कि उनकी पार्टी में जरूरत है। फिर उस टाइम पे भी प्रणब मुखर्जी का नाम आया। जयंतोदा को याद होगा कि प्रणब मुखर्जी का नाम आया, उन्होंने कहा नहीं साहब, उनके बिना सरकार नहीं चल सकती, तो उनको मना कर दिया गया। क्योंकि उस टाइम पे याद होगा जयंतोदा आपको कि करीब 80 के करीब जीओएम थी जिसके मुखिया थे प्रणब मुखर्जी जी, तो कैबिनेट से सरकार उनके भरोसे चल रही थी। उस समय पे डी राजा ने बाहर निकल के हमको खुद बताया कि मैंने सजेस्ट किया कि कोई ना एक महिला हो, क्योंकि राष्ट्रपति जो है ज्यादातर वो सारे पुरुष हुए हैं, तो ढूंढ हुई कि कौन महिला हो सकती है। तो तमाम नाम उसके अंदर इधर से उधर आने लगे। एबी बर्दन साहब, कॉमरेड एबी बर्दन जो थे, यानी इंटेलिजेंट मैन, हेलिंग फ्रॉम नागपुर, वो नागपुर से आते थे और वो बड़ी देर चुप बैठे थे। तो अचानक उनके दिमाग में कुछ कौंधा और उन्होंने कहा कि क्यों ना प्रतिभा पाटिल। तो इस नाम पे शुरू में लोगों को ढूंढना पड़ा कि प्रतिभा पाटिल हैं कौन। अच्छा। लेकिन बर्दन साहब के लिए कॉमन था क्योंकि बर्दन साहब बंगाली होते हुए भी नागपुर से आते थे। हाँ। और वो प्रतिभा पाटिल को जानते थे और उनके खासकर उनके जो हस्बैंड थे देवी सिंह शेखावत, वो मेयर रह चुके थे अमरावती के। अच्छा। और उस कनेक्शन में बर्दन साहब प्रतिभा पाटिल को जानते थे और वहां से शुरू हुआ कि प्रतिभा पाटिल गांधी फैमिली। सोनिया गांधी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मनमोहन सिंह ने एंडोर्स कर दिया, प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट बन गई। और एक बात कि शी इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसके साथ मैंने पॉलिटिकल इंटरव्यू किया हुआ है, विच इज वन ऑफ द रेयर थिंग्स दैट जर्नलिस्ट गेट्स टू डू, सिटिंग प्रेसिडेंट का पॉलिटिकल इंटरव्यू। राष्ट्रपति चुनाव पर हम आगे के भी नेता नगरी के एपिसोड्स में चर्चा करते रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के बाद मैं ऐड करना चाहूंगा, ये पहली बार होगा कि मैं आपके धन्यवाद के बाद कुछ बोल रहा हूं, प्रथा तोड़ रहा हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि आज सबसे छोटा रैप अप किया है सौरभ ने मेरे साथ हुए नेता नगरी के इतिहास में। इसलिए नहीं कि समय की कमी है, इसलिए नहीं कि ये छोटा बोलना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनके बचपन की जो तमाम यादें हैं सोनाली बेंद्रे को लेकर के वो अगले सेशन में आ रही हैं। राहुल जी ने टीजर दे दिया है। हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू की है गेस्ट इन द न्यूज रूम, जिसके पहले एपिसोड में नासा के एक साइंटिस्ट आए थे जिससे हमने दुनिया जहां की बातें की, हल्की फुल्की भी और गंभीर भी। और इसी की दूसरी कड़ी में हीरोइन इन द न्यूज रूम सोनाली बेंद्रे। एकदम जिंगल बजने लगता है दिमाग में जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते रहिए नेता नगरी, और भी अपडेट्स आएंगे आपके रास्ते पर। देश में क्या खबरों का अकाल है। क्या देश के टीवी चैनल देश के सारे बुनियादी मुद्दों को कवर कर रहे हैं? क्या देश में सत्ता की दावेदारी करने वाले या सत्ता का ख्वाब पालने वाले विपक्ष के नेता उन जरूरी मसलों पर बात कर रहे हैं, या बातचीत लोगों की धार्मिक पहचान, धार्मिक आस्था और एक दूसरे की धार्मिक पहचान और आस्था पर टीका टिप्पणी तक सीमित रह गई है? आज पूरे देश में यह बात हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा और एक दूसरे नेता ने एक टीवी डिबेट में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर पहले उखाड़ पछाड़ हुई, उसके बाद जब कई विदेशी देशों ने, जिसमें गल्फ कंट्रीज प्रमुखता से शामिल हैं, विरोध दर्ज कराया तो भारत सरकार एक्शन में आई। राजदूतों के तलब होने के बाद सरकार ने कहा ये फ्रिंज एलिमेंट है, इन नेताओं को कहीं निलंबित किया गया, कहीं कोई और कार्रवाई की गई। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई इन नेताओं के खिलाफ भी, खासतौर पर नूपुर शर्मा के खिलाफ भी घृणा की एक लहर चली। सोशल मीडिया पर उन्हें गंभीर किस्म की धमकियां दी गई, जान से मारने की भी और रेप की भी। दूसरे नेताओं ने भी कई टिप्पणियां की जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं कथित तौर पर आहत हुई। तो आज नेता नगरी में हमारे सामने एक विकल्प था कि हम इन राजनीतिक दलों के पक्षकारों को बुलाएं और एक बार फिर से वैसा ही मजमा लगाएं जैसा अमूमन इस तरह की डिबेट्स में लगता है। एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते हैं,
और बात आखिरी में कुछ समझ नहीं आती। पर यह नेता नगरी है, आपका बनाया हुआ संवारा हुआ मंच है, तो हमने दूसरा विकल्प चुना। हमने सोचा कि पढ़ने लिखने और विचार करने वाले लोगों को बुलाएं और उनसे ये जानें कि धार्मिक पहचान क्यों सार्वजनिक वाद विवाद में और राजनीतिक नफे नुकसान के लिए लगातार इस्तेमाल की जा रही है। एक शब्द है जिसका बार बार इस्तेमाल हो रहा है, सेकुलरिज्म। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म क्या है, इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, क्या देश में इस्लामोफोबिया है, क्या देश में इस्लामोफोबिया की बात करके बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश हो रही है, क्या है हमारे हिस्से की सच्चाई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं नेता नगरी के सत्र में। पहला परिचय आपका अपने पहले मेहमान से करवाता हूं। हमारे साथ हैं CSDS में मानद फेलो मिस्टर राजीव भार्गव से, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े रहे हैं। इनकी द प्रॉमिस ऑफ इंडिया सेकुलर डेमोक्रेसी के नाम से किताब भी आई है। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, जो दैनंदिन घटनाएं हो रही हैं उन्हें किस थ्योरी के आलोक में देखा जाए, उनका बड़ा इंपैक्ट क्या है, उनके रुझान को कैसे समझा जाए, इसके बारे में हम राजीव भार्गव जी से बात करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज डायरेक्टर कमलेश सिंह, जो 3 ताल के नाम से एक चर्चित पॉडकास्ट करते हैं आज तक रेडियो पर और लगातार समसामयिक विषयों पर लिखते भी रहते हैं। तीसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे नालसार से लीगल मामलों के जानकार और इस पर लगातार लेख और वीडियो बनाने वाले फैजान मुस्तफा साहब। पहला सवाल राजीव भार्गव जी आपसे है, आपने हाल में द हिंदू में एक लेख लिखा, लेख अंग्रेजी में था, हम लोगों ने पढ़ लिया, पर मेरे जो बहुसंख्यक दर्शक हैं वो हिंदी भाषी हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप उस लेख का क्रक्स बताएं, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वो लेख असल में पुराना लेख है जो हिंदू ने आर्काइव से निकाल के जी कल छापा है। तो मुझे इतना तो उसके कंटेंट्स याद नहीं है, लेकिन बेसिकली हमको समझना चाहिए कि हमारे देश के सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या है। जी, हम लोगों के अंदर, हमारे पास 2 प्रिंसिपल समस्याएं हैं। एक समस्या है कि हमारे अनेक धर्म हैं, यहाँ पर एक धर्म नहीं है, और ये अलग अलग धर्म जब होते हैं तो डिफरेंसेस ही नहीं, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा होती हैं। जी, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली रिजॉल्व हो और लोगों में मेल जोल बढ़े, ये एक मुद्दा है। और सेकुलरिज्म उस मुद्दे के ऊपर एक खास दृष्टिकोण रखता है। उसका एक विचार है कि हमें स्टेट को रिलीजन से बिल्कुल अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ डिस्टेंस रखना चाहिए। दूसरी हमारी समस्या है कि हर रिलीजन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं सोशल इश्यूज के ऊपर और अदर और इवन पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर। जैसे हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम है और उस कास्ट सिस्टम के बतौर कुछ लोगों को हमेशा एक्सक्लूड किया जाता है। तो स्टेट का उसके ऊपर क्या रवैया होना चाहिए। उसी तरह से और भी ऐसे धर्म हैं जहां पर, जैसे इस्लाम है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, उसमें विमेन के साथ ट्रीटमेंट उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता जितना कि आजकल के मॉरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देना चाहिए। तो स्टेट किस तरह से ये स्टेप्स ले कि जेंडर जस्टिस हो, जेंडर इक्वालिटी हो, और रिलीजन के अंदर जो भी ऐसी एलिमेंट्स हैं जो इनके बीच में आते हैं उनको रिमूव किया जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है रिलीजियस, इंट्रा रिलीजियस इशू में, कि जितनी भी एक्सट्रीमिज्म है, जितना भी फैनेटिसिज्म है, उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको हम रिमूव तो ना कर सकते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल में लिया जाए। और सेकुलर स्टेट का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम एक्सट्रीमिस्ट और फैनेटिकल एलिमेंट्स को, जो भी रिलीजन में है, उन सबको
एक दायरे में रखें। तो ये तीनों चीजों के लिए हमारा सेकुलरिज्म बना है और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीस और जस्टिस बनाए रखे। हर रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर अगर रिफॉर्म्स हों तो उसको इंकरेज करे और कोई भी एक्सट्रीमिस्ट फैनाटिकल एलिमेंट्स को बढ़ावा ना मिले। तो ये हमारी डिस्टिंक्टिव पॉलिटिकल सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में है और इसी से जुड़े हुए मैंने वो पेपर में हिंदू में अपना लेख लिखा था। जी मिस्टर भार्गव, आपने अपने लेख में दो तीन चीज़ें बहुत प्रमुखता से की थी। एक तो आपने पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की हम कैसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं इस पे बात की थी। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हर धर्म के हर पहलू, प्रैक्टिस या सिद्धांत को इस देश में सम्मान नहीं दिया जा सकता है। पर्सनल लॉ को हूबहू लागू नहीं किया जा सकता है। हम धार्मिक समूह की धार्मिकता के आधार पर इतना आगे नहीं जा सकते कि जो समुदायों के बीच की आपसी शांति है वो बिगड़े। और इंडियन स्टेट धर्मों से सख्त दूरी नहीं बनाता, सैद्धांतिक दूरी रखता है। ये प्रमुख पॉइंट थे। हाँ, बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, कई आलोचक कह रहे हैं कि उन्होंने धर्म और धार्मिक पहचान को एक पोलराइजेशन टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। मेरे सामने कई विपक्षी नेताओं के बयान हैं जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा दिखावे की कार्रवाई कर रही है, मायावती कह रही हैं कि बीजेपी को अपने लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत आंतरिक रूप से विभाजित और बाहरी रूप से कमज़ोर हो रहा है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जिन पर एफआईआर भी हुई है, उन्होंने ये कहा कि ये पूरा इन्होंने विदेश में हमारी नीति को ख़राब कर दिया। अगर विदेशों में गल्फ कंट्रीज़ में रहने वाले भारतीयों के खिलाफ हिंसा होती है तो कौन जिम्मेदार होगा। और एक बात उन्होंने ये भी कही कि पैगंबर मोहम्मद के नाम की रक्षा करने के लिए मुसलमानों को अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की ज़रूरत नहीं है। संजय राउत शिवसेना के हैं, उन्होंने भी कहा कि देश में कुछ गलत होता है तो बीजेपी को जिम्मेदार माना जाएगा, लेकिन बीजेपी धार्मिक समुदायों के बीच लड़ाई कराना चाहती है। और विश्व हिंदू परिषद, उसका ये कहना है कि अदालत तय करेगी। बीजेपी अपने हिस्से की सफाई दे ही चुकी है, इनको निकाल चुकी है। और जो बीजेपी से सहानुभूति रखने वाले भी लोग हैं जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, वो कह रहे हैं कि भारत ने कतर जैसे देश के आगे साष्टांग दंडवत कर दिया है। तो इस तरह की कई रिएक्शंस आ रही हैं। मैं बीजेपी की पॉलिटिक्स पर आपकी रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे ऊपर से बीजेपी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जी, लेकिन एक समुदाय आजकल बहुत गंभीर रूप से अपने आप को एलिनेटेड समझता है हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स से, और उसकी एलिनेशन हमको समझनी चाहिए। और ये एलिनेशन की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ही हाथ होती जी। और हम लोग बार बार देखते हैं कि इस गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन्स हैं वो बजाय अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और उसको पूरा करें, वो उसका उल्टा ही करते हैं। तो अब मैं स्पेसिफिकली जितने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में मेरा मैंने उसको मतलब गहरे तरह से उनको नहीं देखा है, लेकिन मेरा जो सारा इम्प्रेशन है वो यही है कि ये हर चीज जो मुसलमानों से, और ये कहना मैं कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि एक समुदाय के लोगों को के जो भी सारे इश्यूज हैं उस पर हम लोग ऑब्सेसिव फोकस करते हैं और अपने अपने समुदाय को ठीक करने के बजाय हमारा सारा का सारा अटेंशन ये हो गया है कि मुसलमान क्या कर रहे हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, और इस पे ही सारा कुछ केंद्रित होता है। और इससे सारी की सारी जो हमारी पॉलिटिकल ग्रामर है और पॉलिटिकल प्रैक्टिस है वो थोड़ी चेंज
दिखाई देती है। और ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कभी भी अगर दो कम्युनिटीज के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ म्यूचुअल हॉस्टिलिटी बढ़े, तो देश के लिए तो ये बहुत खराब है, और इसकी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट को लेनी ही पड़ेगी। और ये तो इससे मेरा ख्याल हम लोग इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी, कमलेश सिंह जी, पहला सवाल आपसे। आप लंबे समय से, दशकों से न्यूज़ मीडिया से जुड़े हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, किस तरह की डेमोक्रेसी भारत को एस्पायर करनी चाहिए? एक तरफ जो रूलिंग का सिस्टम है हमारे सामने, वो हमारे पूर्व में मौजूद है, बिल्कुल गल्फ के विस्तार तक, तुर्की तक, एर्दोगान के राज तक मौजूद है। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गया और धार्मिक गुरुओं के हिसाब से ही चीज़ें चलती हैं। सऊदी अरब में एक परिवार का शासन चलता है। डेमोक्रेसी ठीक बगल में पाकिस्तान में कैसी, उस पर अलग से एक पूरा नेता नगरी किया जा सकता है, फिर भी वो पुराण खत्म नहीं होगा। तालिबान का हाल हमने देख लिया है। जो भारत में कई लोग हैं जिन्होंने शिवलिंग वाले मामले पर टिप्पणी की, मसलन पीस पार्टी के शादाब चौहान, वो तालिबान को बहुत निजाम मुस्तफ़ा और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। मौलाना मुफ्ती नदीम हैं, हाथ पैर काटने की धमकी दे रहे हैं। अब्दुल रहमान हैं, नारे लगवा रहे हैं कि सर तन से जुदा। तो इस तरफ के भी जो सो कॉल्ड फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, कितने फ्रिंज हैं इस पर डिबेट होगी, वो है। दूसरी हमारे पास डेमोक्रेसी का एक मॉडल है फ्रांस का। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी किस्म का धार्मिक प्रतीक चिन्ह सार्वजनिक स्थान पर नहीं पहन सकते। तो एक वो है, एक ये है। इंडिया किसको एस्पायर करे, किसको एस्पायर करना चाहता दिख रहा है? देखिए, जो फ्रांस का मॉडल है ना, वो पोस्ट एनलाइटनमेंट मॉडल है जी। यूरोप एक दौर से, बहुत काले दौर से गुजरा, और उसके बाद एक एनलाइटनमेंट जो फ्रांस से ही आया इनफैक्ट, जी, वो उसने लगभग पूरे यूरोप में उसका प्रभाव है। लोग धर्म को इतना सीरियसली नहीं लेते जितना हम लेते हैं। जी, हम जो साउथ एशिया जिसे बोला जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जी, यहाँ के लोग बहुत धार्मिक हैं। आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। चूंकि यहाँ पे एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है, और मुसलमानों को 9/11 के बाद दुनिया भर में एक तरह की स्क्रूटनी का, अनफेयर कह लें, एक्सेसिव स्क्रूटनी का विक्टिम होना पड़ा है, जी, जिससे कि बाकी लोग कहते हैं कि ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। लोग उदाहरण देंगे आपको तरह तरह के, खास करके एक पक्ष के लोग उदाहरण देते रहते हैं कि बहुत सारे जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं उसमें मुस्लिम लोग शामिल होते हैं। इस तरह के अनाप शनाप बयान आपको मिलेंगे। अब है कि हम क्या करें, हमारी जो विविधता है उसका क्या कर सकते हैं। ये हमारा एसेट हुआ करता था, इसको हमने ऐसे ही देखा है और हमने इसको ऐसे ही सीखा है कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस नहीं है। और जो नहीं थी, जब तक हम लोग बड़े हो रहे थे तब तक नहीं थी। मैंने जो पैल्पेबल चेंज देखा है कि वो 9/11 के बाद, जो कि जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं था, एक जो दुनिया भर में जिसे इस्लामोफोबिया का नाम दिया गया, वैसे मैं इस टर्म से एग्री नहीं करता हूँ, पर फिर भी वो इस्लामोफोबिया एक तरह से एंटी मुस्लिम हेट्रेड की तरफ चलता गया। लोग समझते नहीं है कि वो इस्लाम से घृणा कर रहे हैं कि मुसलमानों से घृणा कर रहे हैं। हमारे देश में अभी स्थिति ऐसी है कि वो एंटी मुस्लिम हेट्रेड पीक पर है। ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया था जैसा अभी मैं कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि जब आप इसको ऐसे ही सस्टेन करेंगे, एक कम्युनिटी पे प्रेशर बना रहेगा, तो फिर मुझे जो डर है वो ये है कि किसी दिन वो प्रेशर कुकर का जैसे विसल उड़ जाता है ना, अगर आउटलेट नहीं हो तो कहीं पे एक सरफिरा कोई ऐसी वारदात कर दे और जिसके परिणाम बहुत ख़राब होंगे। मैं इनफैक्ट इमीडिएटली वरीड हूँ। किस तरह की डेमोक्रेसी हमको एस्पायर करनी चाहिए उस पर नहीं, हमें इमीडिएट वरी में हमारा ये है होना चाहिए कि हम कैसे इसको शांत करें। जो आग अभी यूं ही मन मन में रेडिकलाइज हो रहे हैं दोनों तरफ पक्षों के लोग। हिंदुओं की ऑब्वियसली संख्या बहुत बड़ी है, मुसलमानों की संख्या उतनी नहीं है, पर सवाल संख्या का नहीं है। सभी लोग वायलेंस में शामिल नहीं होते, वायलेंस तो बहुत कम लोग करते हैं, पर देश में अगर इस तरह की अव्यवस्था फैल जाए कि हमें पुलिस, आर्मी और खून खराबा होने लगे, जिसका उदाहरण हमने देखा है पहले। हमारे यहाँ हमारा इतिहास दंगों के मामले में बहुत ख़राब रहा है, पर
जो इस सरकार का दावा हुआ करता था कि हमारे राज में देखिए दंगे नहीं होते, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहता है, वो खत्म हो रहा है, उस पर चोट हो रही है। और चूंकि हम एक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है, ऐसे में अगर आपका सामाजिक माहौल, सोशल हार्मनी खराब होता है तो आप भूल जाइए कि आप जिस रास्ते पे, जिस गति से आगे बढ़ना चाहते थे दुनिया में, आप बढ़ पाएंगे। दो मसले हैं जिन पर मैं आपका और भार्गव साहब का बयान चाहता हूं, आपका रुख क्या है। एक तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये बड़ा जटिल सवाल है हालांकि अपने आप में। जो हमारी सीमित समझ है वो ये कहती है कि यदि सब धर्मों के लोग आपस में खूब संवाद करें, अपने अपने दिमागी घेटों में रहना बंद करें और फिजिकली अपने अपने समुदाय तक सीमित ना रहें, थॉट्स का खूब एक्सचेंज हो, तो एक दूसरे के बारे में काफ़ी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, उनके भीतर की आश्वस्ति और बढ़ सकती है। एक तो ये मसला है। और दूसरा मसला ये है कि जब भी इस तरह की कोई घटना हो तब नज़ीर पेश की जाए, मतलब भय मुक्त, दबाव मुक्त, पक्षपात मुक्त होकर कार्रवाई की जाए, ताकि बाद में कोई कथित फ्रिंज एलिमेंट इस तरह की हरकत ना कर सके। मैं संवाद वाले से सहमत नहीं हूँ। ओके। ये संवाद जो है वो संवाद ही हमको शायद खा रहा है। ओके। जब से इंटरनेट आया है, बहुत सारी सामग्री ऐसी जो कि आम लोगों को उपलब्ध नहीं थी, वो उपलब्ध हो गई है, और लोग उसमें जो भी मिर्च मसाला घृणा पेश करते हैं वो बहुत तेजी से फैल जाता है सब जगह पर। संवाद की, और संवाद क्या होता है कि हमारे यहाँ कल्चर ये था भारत में खास करके, इसलिए शायद हम माने जाते थे कि यूनिक देश के रूप में जी। कि हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने की जो बात होती थी, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि हम तनकीद नहीं करते थे एक दूसरे पर, खामियां नहीं निकालते थे। फिर हमारे यहाँ एक, आप जो मान रहे हो आप मानते रहो, हम जो हाँ, मान रहे हैं हम मानते और रहे, सुधार भी हम अपने अपने करते हैं। उतना टाइम भी नहीं था लोगों को जी। कि कोई आदमी कुरान पढ़े और कोई मुसलमान वेद पढ़े, इन सब का कोई टाइम नहीं था। फिर हमारे यहाँ एक महान महानुभाव आए, जाकिर नायक, वो इवेंजलिस्ट थे, टेलीविजन पे शो करते थे। उन्होंने एक नया कंपैरिजन का फॉर्मूला शुरू किया कि हमारा धर्म सबसे बेहतर है। हाँ, तो वो कंपैरिजन वाला जब हुआ तो ऑब्वियसली जब कंपैरिजन में आदमी को अपना वाला अच्छा लगता है। और फिर इधर से कुछ लोग तत्व आए जो कि खुलेआम मंचों पर बोलने लगे। और हमारे यहाँ क्या होता था पहले कि मंच पे अगर कोई कुछ बोल दे, देखिए आदमी अच्छा बुरा सब होता है, आदमी के मन में बहुत घटिया बातें आती हैं, और पहले वो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लेता था। किसी चौक पे बोल दिया, किसी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दिया, हाँ फुसफुसा के बोल दिया, या कहीं बैठे हैं बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है तो बोलते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि मुझे कोई कम्युनल ना बोले, मुझे कोई घटिया इंसान ना बोले, ये डर रहता था, आंखों की शर्म थी। अब जो है वो आंखों की शर्म चली गई है, क्योंकि एनोनिमस हो गया है सब कुछ। आदमी फेसबुक पे कुछ डाल देता है और वो वाइडली शेयर हो जाता है। कुछ चीजें सही भी हैं, मतलब एक दूसरे, सभी धर्मों में खामियां होती हैं, तो आप दूसरों का निकाल कर उसे पेश कर दें, ताकि उससे जो है अपने तरह के लोग जिनका कॉन्फर्मेशन बायस की जरूरत होती है, उनको उनका जो बायस है वो कंफर्म हो जाता है। मैं इस तरह के संवाद को, जिसमें कि ये बताएं कि देखिए हमारा भी अच्छा है, तुम्हारा भी अच्छा है, उसमें हम ये भी कहेंगे कि तुम्हारे में खामियां, हमारे में खामियां, उसको छोड़ दीजिए। मैं दूसरे बात से बिल्कुल सहमत हूं। हाँ। एक ही तरीका है इसका, इस देश को अगर शांत रहना है, आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, एक ही तरीका है, नजीर पेश होते रहना चाहिए। हर बार जहां पर भी कोई भी आदमी एक रेड लाइन को क्रॉस करे, उस पर ऐसी कार्रवाई हो कि सभी देखें। आपने जब फ्रांस का उदाहरण दिया था, एक बहुत बड़ी अच्छी बात उनकी यह है कि वो ये नहीं देखते कौन कर रहा है। हमारे यहाँ वो सरकारों के आधार पर निर्धारित होता है कि राज्य में किसकी सरकार है, पुलिस के किसके कंट्रोल में है, किस पर कार्रवाई होगी, किस पर मुकदमे होंगे। इनफैक्ट मुकदमा भी वेपन है। बिल्कुल, मतलब मैं जी भार्गव साहब, तो देखिए मैं पार्शली सहमत हूं कमलेश जी ने बोला जो कि इम्पार्शियल रूल ऑफ लॉ ये एक बेसिक कंडीशन है सोसाइटी के अंदर ट्रस्ट बनाने की, इंडिविजुअल्स में भी और कम्युनिटीज में भी। अगर वो मशीनरी ही रूल ऑफ लॉ की चली जाती है और वहां पर पक्षपात शुरू हो जाता है, और तो ये ट्रस्ट खत्म हो जाता है और लोग अपने आप ही कुछ करना शुरू कर देते हैं और लीगल फ्रेमवर्क से बाहर चले जाते हैं। तो वो उसका होना तो बिल्कुल ही जरूरी है, लेकिन दूसरी ओर संवाद भी इंपॉर्टेंट है।
और जो भी उदाहरण कमलेश जी ने दिए उसमें संवाद तो है ही नहीं। लोग एक दूसरे से बात तो करते नहीं, सिर्फ अपनी अपनी बात एक बहुत ही एक्सट्रीम ढंग से सोशल मीडिया के द्वारा वो अपनी बात ही अपने लोगों से कहते रहते हैं। लेकिन अब ये कहना उससे कि उसका फर्क दूसरों पर नहीं पड़ता, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं, अपने आप को ही एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं। आम जनता ही एक्सट्रीमिस्ट बन रही है, आम जनता ही दूसरी कम्युनिटी के प्रति हेट्रेड लेके चल रही है, चाहे वो उनसे बात करे या ना करे, बल्कि बात करने की गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी अगर इस तरह से चलता रहा तो। लेकिन बात करना जरूरी है। और अब मैं एक हमारे जो पूरा ट्रेडिशन है उसमें ये नहीं था कि सिर्फ हम दूसरे लोगों की अच्छी अच्छी बातों को देखें और बुरी बुरी बातों को ना देखें, ये सिर्फ ट्रेडिशन नहीं था। हमको क्रिटिक और इंसल्ट के अंदर, इंसल्ट में आप दूसरे को डिमीन करते हैं, आप ह्यूमिलिएट करते हैं। क्रिटिक के अंदर आप दूसरे को समझ के उसकी अच्छी और बुरी बातों को उसके साथ बहस करते हैं। अब हमारे जो पुराने एम्परर थे अशोक, उनके इंस्क्रिप्शन को देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी कि देखिए, आप एक दूसरे के साथ रहेंगे तो डिफरेंसेस तो आपके होंगे ही, और उन डिफरेंसेस को आप अपने अंदर मत रखिए, उनको बोलिए, लेकिन 3 कंडीशंस बहुत जरूरी है उनको प्रकट करने के लिए। पहला कंडीशन यह है कि आपके पास अच्छे कारण होने चाहिए। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो पहले कारण तो देखिए कि क्या वो कारण सही है कि नहीं। तो गुड रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू क्रिटिसाइज द अदर। और यही नहीं, अच्छे रीजंस भी हैं तो आपके पास एक ओकेजन होना चाहिए जहां पर आप उसको व्यक्त करें। आप हर ओकेजन पे थोड़े ना दूसरों के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। और तीसरी बात, अगर आपके पास अच्छा ओकेजन भी है और अच्छे रीजंस भी हैं तो हर चीज मॉडरेटली करें, इमॉडरेटली करने की जरूरत नहीं है। इमॉडरेट टोन में जाने से आप दूसरों को इंसल्ट करेंगे, आप इंसल्ट ह्यूमिलिएट करेंगे, आप अपने आप को अच्छा मानेंगे, दूसरों को बुरा मानेंगे। और ये भावना अगर अपने पैदा करी तो एक दूसरे का एक सोशल एलिनेशन हो गई। तो आपको क्रिटिक करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, लेकिन संवाद के कुछ कंडीशंस हैं, पहले वो बनाने पड़ेंगे। और सबसे पहला उसके अंदर यही है कि हम एक दूसरे को ट्रस्ट करें, जो रूल ऑफ लॉ से आता है। रूल ऑफ लॉ ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा काम। और सबसे बड़ी इसके अंदर मैं फिर कहूंगा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ उनके ही जो वो डायरेक्शन देते हैं उसी से होता है। और बस सरकार का मतलब मैं गवर्नमेंट ही नहीं समझता, मैं पूरी स्टेट मशीनरी की बात कर रहा हूं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जुडिशरी हो। और इसमें मीडिया भी बिल्कुल आता है, क्योंकि मीडिया को डेमोक्रेसी के अंदर हम पोर्टल मानते हैं। तो मीडिया भी अगर उस तरह से नहीं करेगा जो काम उसको ब्यूटीफुली करना चाहिए इम्पार्शली, तो वो फिर सब कुछ रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ नहीं रहेगा। तो संवाद भी चाहिए, लेकिन संवाद विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ओनली देन विल देयर बी not only will different communities talk to each other, they will also learn from each other. और ये लर्निंग, म्यूचुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हर कम्युनिटी के अपने अपने ट्रेडिशंस हैं, वो वैसे के वैसे फॉसिलाइज रह जाते हैं। हम एक दूसरे से सीखेंगे तभी हमारी बढ़त होगी, ना सीखेंगे तो हम we will, you know, our traditions will die. तो ये तो मैं दोनों चीजों पे बहुत महत्व देता हूं। और ये मैं मानता हूं कि आजकल संवाद की गुंजाइश तो रही नहीं है, और ये जो इम्पार्शियलिटी ऑफ लॉ वो भी नहीं है। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी तो फिर हम लोग एक बहुत ही गंभीर और दुखात्मक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। एक वजाहत पे कर दूं, क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा छोटा सा। संवाद से क्या होता है, संवाद के नुकसान हैं। संवाद से धर्म को लेजिटिमाइज कर देते हैं।
उसको ऐसा हम बना देते हैं जैसे इसका इंपॉर्टेंस हमारे स्टेट में है। जब हम संवाद करने की कोशिश करते हैं और धर्म को, ये उसमें क्या होता है, धर्म गुरुओं को बुलाएंगे या लोगों को समझाएंगे। हमको धर्म को कम करना है, धर्म की इंटेंसिटी को और उसकी अच्छाइयों को और बुराइयों को, जो भी है, पूरे धर्म को थोड़ा सा किनारे करके अगर हम नहीं बढ़ेंगे इतने डाइवर्स सोसाइटी में, तो बहुत मुश्किल आएगी। और जब जब हम संवाद की बात करते हैं, इनफैक्ट मैं एक उदाहरण दूंगा, मैंने देखा कई मौलाना बोलते हैं कि हिंदू धर्म का अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है, और वैसे ही हिंदू नेता आके बोलते हैं, सीयर्स, क्योंकि देखिए धर्म का अपमान हमें भी बर्दाश्त नहीं है, कोई किसी के धर्म का अपमान न करे। इसमें उनका एक स्वार्थ होता है कि तुम्हारा भी नहीं करे, हमारा भी नहीं हो, स्टेटस को बना रहे, स्टेटस को बना रहे और उनका इंपॉर्टेंस बना रहे। जब हम थिंकिंग ना हो, संवाद होगा तो इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा और ये लोग सडनली जो है सेंटर स्टेज में जैसे अभी हैं वैसे दूसरे रूप में रहेंगे। और भारत के लिए बहुत आवश्यक है कि हम धर्म को धीरे धीरे घर की ओर ले जाएं, चौक की तरफ नहीं। अच्छा, नहीं, ये बात मैं भी थोड़ा सा इसको एक जी भार्गव जी आप बोलिए, फिर फैजान साहब। संवाद जो है ये सिर्फ रिलीजियस लीडर्स के बीच में नहीं। हाँ, रिलीजियस लीडर्स, हम अपना रिलीजियस लीडर्स के ऊपर क्यों छोड़े? देखिए, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, ये सब लोग हैं और ये एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं। वो एक दूसरे से मिलते हैं या ना मिलते हैं, फिर भी सोचते हैं, और वो संवाद तो होगा ही, नहीं सॉरी, एक दूसरे के बारे में जो भी कुछ हमारे दिमाग में है वो तो बनेगा ही। और हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं, उसके अंदर हम लोग या तो उन बुराइयों को और नहीं और एक्सट्रीमिटी की तरफ ले जाएंगे, हम उनकी समझ को और छोड़ देंगे, दूसरे की समझ को, या फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं, अच्छा समझ। तो संवाद तो एक नेचुरल फिनोमेना होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, इसमें स्टेट की बात नहीं है। मैं इसमें अपनी बात को फुर्ती से जोड़ देता हूं, फिर फैजान मुस्तफा साहब के साथ जुड़ता हूं। स्टेट को तो सिर्फ वो कंडीशंस ऐसे क्रिएट करने चाहिए जिससे संवाद सिविलाइज्ड रूप में हो सके आम जनता के अंदर। मैं यहां पर थोड़ा सा, मैं मिस्टर भार्गव से थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि स्टेट, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर, और शायद मुझे अपना सवाल और बेटर ढंग से फ्रेम करना चाहिए था कमलेश जी से पूछते वक्त, मुझे ऐसा लगता है जब हम सब लोग जो ऐसे अलग अलग धर्मों में पैदा हुए हैं, मानना तो आदमी उसके बाद तय करता है अपने अध्ययन के हिसाब से, अपनी तर्क शक्ति के हिसाब से, कि वो किसको कितना मानेगा, किसको नहीं मानेगा। मुझे थोड़ा सा बुद्ध को मानना ठीक लगता है, मुझे थोड़ा सा ईसा मसीह की करुणा ठीक लगती है, मुझे हिंदू जो देवी देवता हैं उनकी बहुत अलग अलग फिलॉसफीज पसंद आती हैं। कई ऐसी फिलॉसफीज भी हैं जो विराट हिंदू इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो देवी देवताओं से इतर है। आर्य समाज का पूरा मूवमेंट है वो तो मूर्ति पूजा से ही इतर है। तो इस तरह की बहुत सारी व्याख्याएं हैं। मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है, जिस तरह से हम जब दफ्तर में आते हैं, आपको नहीं पता कि आपका सहकर्मी कहां से, अगर आपके दफ्तर में प्लूरैलिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल में होता था कि मेरा एक रूममेट हरियाणा का है, बगल वाला मणिपुर का है, तीसरा केरल का है, चौथा महाराष्ट्र का है, तो हम लोग गुड़ी पड़वा भी मना रहे हैं, हम लोग ओणम के भोज में भी जा रहे हैं। तो जब एक्सचेंज की बात करते हैं तो वो कल्चर और रीजन और रिलीजन का वो वाला एक्सचेंज है, वेयर यू गेट टू नो ईच अदर, और आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो, आप थोड़े एश्योर्ड रहते हो, आप हर चीज पे आहत नहीं होने लगते, थोड़ा दूसरों के बारे में जानते हो, पढ़ते हो, पढ़े लिखों की तरह करते हो संवाद। उसमें धर्मगुरुओं का तो कहीं कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि वो तो उनका उसी में बना रहेगा कि वो सर्वोच्च बने रहे, उनका काम चलता रहे। फैजान मुस्तफा साहब आप हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेता नगरी में। फैजान मुस्तफा साहब, हम लोग राजीव भार्गव जी से और कमलेश सिंह जी से बात कर रहे थे अलग अलग पहलुओं पर। चूंकि आप लॉ के विद्वान हैं, तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूं, किसी भी इवॉल्विंग डेमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाएं आहत होना, ये दोनों कहां पे क्रॉस करते हैं? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे फैजान मुस्तफा साहब, क्योंकि हमारा ही देश है जहां पर बहुत सारे धर्मों में सुधारवादी आंदोलन शुरू हुए। जब भी ये सुधारवादी आंदोलन होते हैं तो ये प्रचलित मान्यताओं को चुनौती देते हैं, ये इवॉल्व करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति का फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था कि साहब हमारे पिताजी को तो बड़ी दिक्कत होती थी, घर वालों ने कह दिया था यहाँ का छुआ ना खाओ, वहां का छुआ ना खाओ, 6 दिन के लिए गए तो भी रोटी पोटली में बांध के देते थे, पता चला तीसरे दिन रोटी खराब हो गई, तो
तीसरे दिन उन्होंने बड़े डरते डरते कैंटीन से बिस्कुट लेके खाया कि हाय कहीं हमारा धर्म न चला जाए। स्वामी विवेकानंद भी यही बात कहते थे कि धर्म तो हमारा बर्तनों में बसता है। तो कैसे सर इवॉल्व होंगे? एक तरफ क्रिटिकल थिंकिंग है जो लगातार रिफॉर्म्स की मांग करती है, जो कहती है कि लगातार आप अपने पास्ट से, उस पास्ट में आपका रिलीजन है, आपके पुरखे हैं, आपकी अलग अलग मान्यताएं हैं, उसके साथ आप क्रिटिकल इंगेजमेंट करें। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे छुआछूत को भी स्वीकार मान लिया था कई लोगों ने, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सती प्रथा को भी मान लिया था, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इस्लाम की बहुत सारी कुप्रथाएं थी उनको भी मान लिया था। तो ये लगातार रिलीजन इवॉल्व होते रहते हैं। इसी देश में गुरुद्वाराओं का मुक्ति आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के वक्त में। तो हर धर्म में ये सुधारवादी चीजें चलती रही। तो एक तरफ सुधारवादी नजरिया है, दूसरी तरफ आहतवादी नजरिया है, तीसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी है, और चौथी तरफ ये खतरा है कि कोई भी आके कह सकता है आपके कहे से मेरी भावनाएं आहत हो गई। लीगल फ्रेमवर्क में ये डिबेट कैसे एग्जिस्ट करती है सर? देखिए सौरभ, मैं संविधान पढ़ाता हूं जी, और संविधान में ये जितनी भी वैल्यूज आपने बताई चार, इनमें सर्वोपरि होगी अभिव्यक्ति का अधिकार। ओके। तो संविधान की रूह से तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल वैल्यू, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी जो है वो है गवर्नमेंट बाय चॉइस। लोगों को अल्टरनेटिव पता कैसे चलेंगे जी, हर चीज पे अल्टरनेटिव, जी, तो हर एक को बोलने का अधिकार हो और फिर लोगों को उसमें से चुनने का अधिकार हो जो भी वो व्यू लेना चाहे जी। अब जो डेमोक्रेसीज होती हैं, मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी जैसे भारत में, वो धर्म की स्वतंत्रता देती। अब मेरे हिसाब से धर्म की स्वतंत्रता में धर्म से स्वतंत्रता भी शामिल है जी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन जी, इट आल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम विद इन रिलीजन जी, एंड ऑफ कोर्स इट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो ऑफ रिलीजन है, विद इन रिलीजन है, फ्रॉम रिलीजन। तो विद इन रिलीजन जो है वो जस्टिफाई करेगा कि आप एक काउंटर व्यू अपने ही रिलीजन में पेश करते हैं जिससे रिफॉर्म्स होते हैं। जो भी रिलीजन्स विश्व में बने हैं सौरभ, वो उस रिलीजन से डिसेंट से बनते हैं। हिंदुइज्म से डिसेंट हुआ तो जैनिज्म और बुद्धिज्म पैदा हुआ, जुडाइज्म से डिसेंट हुआ तो क्रिश्चियनिटी पैदा हुई, क्रिश्चियनिटी से डिसेंट हुआ तो इस्लाम पैदा। अब यह है कि जो संवैधानिक जनतंत्र होते हैं जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता भी अपनाई हो जैसे हमने अपनाई है, उनको ऐसा लगता है कि शायद धर्मनिरपेक्षता एक मॉडर्निटी को लाएगी। हमारा दुर्भाग्य यह है कि 70 साल बाद हम धर्म की बात आज ज्यादा कर रहे हैं। 1950 में हम इतने धर्म की बात नहीं करते। और ये जो धर्म इतना डिस्कोर्स में आया है, ये माफ कीजिएगा आपके जो साथी एंकर्स हैं और टीवी चैनल्स हैं वो लाए, और इसको जो लाया गया है वो पॉलिटिकल और राजनीतिक पर्पसेस से लाया गया। ये दोनों चीजें बिल्कुल गलत हैं कि धर्म जो है वो मेन स्ट्रीम डिस्कशन का मुद्दा बन जाए। अभी बात हो रही थी कि भाई धर्म घर पे रहे, पब्लिक स्क्वायर में ना आए, उसी बात से मैं भी एग्री करता हूं। लेकिन यह कि धर्मों में सुधार हो, उसके लिए बार बार ये बात कही जाती है कि वो इनिशिएटिव धर्म के अंदर से आएगा तो ज्यादा इंपैक्टफुल रिफॉर्म होगा। अब ये कि यहां धर्म के सुधार की बात नहीं हो रही। आपको मालूम है कि मेरी बिल्कुल पब्लिक पोजीशन ये है कि मैं ब्लास्फेमी लॉस के ही खिलाफ हूं, क्योंकि जब मैंने ये पोजीशन ले ली कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए, तो फिर धर्मों की डिफेमेशन जो है मुझे इंटरेस्ट नहीं करता। लेकिन विश्व में 71 ऐसे देश हैं जहां ब्लास्फेमी जो है वो एक क्राइम है। मैं ये समझता हूं कि भारत में जो हम 1947 के भारत की तरफ अब बढ़ रहे हैं, हमें धर्मों के डिफेमेशन से कहीं ज्यादा शायद अपने कानून में सख्ती लाने की जरूरत है कि हम हेट स्पीच को कंट्रोल करें। क्योंकि जो धर्म का इस्तेमाल मेन स्ट्रीम में हो रहा है वो भी राजनीतिक पर्पस से हो रहा है, और जो धर्म और राजनीति में एक डिफरेंस होना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। हमने हिंदुत्व को कह दिया कि ये धर्म ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हिंदुत्व वाला, और उसके बाद से आपने देखा कि किस कदर राजनीति में और राजनेताओं में छोटे छोटे धार्मिक त्योहार जिनके नाम भी आप नहीं जानते थे, उस पे आज मुख्यमंत्री जो है वो अपनी शुभकामनाएं देते हैं और अटेंड करते हैं, क्योंकि वो कैटर कर रहे हैं किसी एक
पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को। अजमेर शरीफ चादर जा रही है साहब, प्रधानमंत्री जी किसी मंत्री को भेज रहे हैं वहां ले जाने के लिए। तो ये जो धर्म और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का रिश्ता है, अगर हम इसको तोड़ दें और मॉडर्निटी की तरफ बढ़ें और धर्म एक पर्सनल चीज हो जाए, तो हम ईश निंदा या ब्लास्फेमी के कानून को खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए। सारे आइडियाज कितने भी रिपल्सिव हों वो एक्सप्रेस होने चाहिए, क्योंकि वो जो मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज में जब एक कंपटीशन होगा उससे ट्रुथ सामने आए। तो ट्रुथ की सर्च अगर किसी को करनी है, जो मुझे करनी है एक संविधान के टीचर की तरह, तो मेरे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल वैल्यू है। कमलेश सिंह जी, फैजान साहब ने तो लगभग आपकी वाली बात कह दी, पर मसला ये है कि क्या है, एक डेमोक्रेसी के तौर पे हम इतने मैच्योर हैं और क्या हमारा मीडिया इतना मैच्योर है, पॉलिटिकल क्लास इतना मैच्योर है? क्योंकि अभी तो यही होता है कि टीवी डिबेट्स में भी होता है, जय श्री राम बोलो, ये बोलो बोलो हमारे ये पिता हैं माता हैं। अभी तो उस लेवल की डिबेट हो रही है ना। वो डिबेट तो हो ही नहीं रही कि वर्ल्ड बैंक ने हमारी जीडीपी का प्रेडिक्शन घटा दिया, या कुपोषण के मसले पर हम कहाँ हैं, या हमारे देश के वैज्ञानिक क्यों बाहर जा रहे हैं रिसर्च के लिए, या हम एजुकेशन के लेवल पर कहाँ हैं, या हेल्थ के लेवल पर कहाँ हैं। वो डिबेट तो है नहीं। ये चर्चा, चूंकि आप जानते हैं टीवी कैसे चलता है, आप लोग सभी टीवी डिबेट को ब्लेम कर रहे हैं, पर आप जानते हैं टीवी डिबेट जो है वो कुछ अंकों से चलता है, जिसे टीआरपी बोलते हैं इत्यादि। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता, पर मैं मुस्तफ़ा साहब के इस बात से बहुत खुश हुआ यह सुनकर वो चाहते हैं कि ब्लास्फेमी लॉ चली जाए। मैं एक और चीज चाहता हूं कि पता नहीं उसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश बड़ा धार्मिक है और बड़ा पिछड़ा है। जब हमने साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात संविधान में की थी, मतलब 70 साल 72 साल हो गए, लेकिन हम उसको डेवलप करने की बजाय जितनी साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारा 1950 में था उससे कम अभी है। और 2022 में अगर हम यह मानते हैं कि धर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए मैं जान दे दूंगा या मैं लड़ूंगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो ये बहुत दुखद चीज है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि यूरोप बन जाएंगे हम और हम परंपराओं को छोड़ देंगे। मैं तो इस बात से बहुत खुश रहता हूं कि अगर हम धर्म छोड़ सकें और सारे फेस्टिवल्स रख लें, मतलब रोजे ना रखो ईद मनाओ, और नवरात्रि में व्रत ना रखो भूखे मत रहो, पर नवरात्रि मनाओ और सभी मनाएं। पर हमारा जो क्या है कि धर्म छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल से अभी कुछ नॉर्डिक कर्मकांडों से मुक्त हो जाए और उत्सवों में ज्यादा शरीक नहीं, कर्मकांड रखें, धर्म ना रखें। कर्मकांड ही तो एंजॉय करते हैं, जैसे होली है, कर्मकांड ही है ना। हम रंग फेंकते हैं, कहीं पे कुछ जलाते हैं, इन सब को रख लो सारे धर्मों के। मैं मतलब 25 दिसंबर को चर्च में जाके मांस मनाएं, बहुत नाचे गाएं और बताशे खाएं, हाँ, और वाइन भी पिएं। हमको बस इतना है कि उसको सीरियसली नहीं लेना है कि अगर कोई पी रहा है नहीं पी रहा है तो आहत हो गए, नाराज हो गए। और 2022 में ये मानना कि कोई चला रहा है दुनिया को, कोई है जो शक्ति है जो अदृश्य है, एक है कि करोड़ों हैं, इस पे बहस ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये उनको, ये लोगों को मानना चाहिए कि ठीक है यार, इंसान जो है इतना आगे बढ़ के आया है, ये सब चीजें थी, पर आसमान में कोई रहता नहीं है। वो जो है ना कि यूं यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? आंसर है नहीं। अगर हम ये कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। बाय द वे, यूरोप के बहुत सारे देश में चर्च जाने वाले लोग नहीं है। नॉर्डिक कंट्रीज में लोग बहुत कम जाते हैं, चर्च इनफैक्ट बिक रहे हैं। उसका कारण, और सबसे सुखी हैं वो, चर्च बिक रहे हैं, चर्च बिक रहे हैं, कोई जा ही नहीं रहा। हाँ, और उस पे वहां तो विवाद ये है कि चर्च बिकते हैं तो वहां पे जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं वो खरीद के मस्जिद बना रहे हैं उनको, तो एक अलग विवाद, पर उसमें जाने से फायदा नहीं है। पर हम कम से कम देखें, दुनिया के सबसे ज्यादा खुश और समृद्ध देश जो है वो हैं जिन्होंने धर्म से अपनी दूरी धीरे धीरे बढ़ा ली, साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड किया। यस, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के नाम पे क्या, हम आईटी रिवोल्यूशन हो गया। लेकिन आदमी अगर इतना ऑब्सेस्ड है, जो आईटी किया है ना इंजीनियर, वो दिन भर बैठ के ऐसे पोस्ट कर रहा है जिसका कोई बेसिस ही नहीं है लाइफ में, पर वो उसके लिए पोस्ट करता है, उसको लगता है मैं धर्म का काम कर रहा हूं। और शाम को वो या उसके घर वाले फिर शादी.com पे जाति के हिसाब से रिश्ते भी खोजते हैं। तो ऐसी साइंस पढ़ने का क्या फायदा जो आपके भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट ना पैदा करेगी। जाति आती सब बकवास किस्म की चीजें हैं, कोई जाति श्रेष्ठ नहीं होती, कोई जाति निम्न नहीं होती। यही बात धर्म पर भी लागू होती है, सभी धर्म स्टूपिड होते हैं एक्चुअली। अब इस पर भी कोई आहत हो जाएगा फिर फैजान मुस्तफा साहब आपका मुकदमा लड़ेंगे। मैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर हूं, मैं तो सबको कर रहा हूं एक साथ, तो शायद कोई ना। जी राजीव भार्गव साहब, कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड हो? नहीं, मैं भी बहुत, हम तो सोशल साइंटिस्ट भी हैं और फिलोसफर भी हैं, और तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा होगा कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बने। जी। और
और जो भी उसमें बाधाएं लाए उन बाधाओं को हम रिमूव करें। अगर वो धर्म बाधाएं लाता है तो उस एलिमेंट्स को भी अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो ठीक है। पब्लिक में अपने पब्लिक स्कूल्स में, अपनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ये सब ठीक है। लेकिन मैं फिर दोनों बातों पे जाना चाहता हूँ। फैजान साहब ने बोला कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई प्राइवेटली थोड़ा ना होगा, वो तो है। वैसे कई ऐसे भी देश होते हैं जहां पर प्राइवेट भी आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते, लेकिन वो दशा हमारी तो अभी नहीं। तो लेकिन सारी बात तो पब्लिक एक्सप्रेशन की है। तो अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पब्लिक नहीं होगा तो वो फ्रीडम है क्या? कुछ भी नहीं है। और पब्लिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप अपने ही ग्रुप के बारे में नहीं, दूसरे के ग्रुप के बारे में भी कुछ कह सकते हैं। तो वो भी मैं इनसे एग्री करता हूं कि ब्लास्फेमी लॉ हटा देना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग अपने विचार दूसरों के प्रति व्यक्त करेंगे पब्लिकली, तो कहीं ना कहीं हम उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो क्या नॉर्म्स हैं, लीगली छोड़ दीजिए, एक मॉरल नॉर्म्स, पब्लिक मोरालिटी के नॉर्म्स क्या होने चाहिए जी, जिससे कि हम एक दूसरे से संवाद कर सकें। ये नहीं कि गाली गलौज करें, हम एक दूसरे की बात समझ सकें। वो अकेले थोड़ा होगी। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ही क्या है अगर पब्लिकली हम एक दूसरे को कुछ नहीं कह सकते? तो हमको इस पर फोकस करना चाहिए। और मैंने जैसे बोला कि रूल ऑफ लॉ इज फंडामेंटल, और ये एक मॉरल लिमिट्स होनी चाहिए लोगों को कि हम ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि कहीं भी कोई भड़क जाए। तो हेट स्पीच जैसे फैजान साहब ने कहा, वो ऐसी वो कंट्रीब्यूट करती है एक इनटॉलरेंट और म्यूचुअल हॉस्टाइल सोसाइटी को बनाने में। तो हेट स्पीच को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब, और मैं यही बार बार कहना चाहता हूं, दूसरी बात यह है कि हम लोग कह रहे हैं धर्म तो नहीं होना चाहिए लेकिन बाकी सब कुछ होना चाहिए। तो हमारे देश में धर्म है क्या? कोई ऐसा तो है नहीं कि धर्म समाज से, अंबेडकर साहब ने ही बोला था, आपने जाति की बात करी, जाति धर्म से लिंक्ड है जी या नहीं है? बिल्कुल है। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिसमें जाति का कोई मेंशन नहीं है। और हिंदू, ये भी एक मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी सदी के अंदर सारा जो कास्ट सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसको हमने हिंदुइज्म का बना लिया। नहीं तो वर्ण व्यवस्था, इस तरह की जो कास्ट सिस्टम है वो तो बाकी रिलीजन्स पे भी है, सिर्फ वो डॉक्ट्रिनली जस्टिफाई नहीं करते। तो हमारे भी ऐसे बहुत सारे हिंदू मत हैं जो कि कास्ट को जस्टिफाई नहीं करते। तो ये मैं मानता ही नहीं कि हिंदुइज्म एज अ होल वो कास्ट सिस्टम को जस्टिफाई करता है। धर्मशास्त्रिक हिंदुइज्म करता है। तो अब आपने तो पूरा का पूरा जाति को हिंदू धर्म से जोड़ दिया या पूरे धर्मों से जोड़ दिया। ये क्या है धर्म? ये समाज से हम लोग एक दूसरे के धर्म के बारे में बातें नहीं करते ज्यादा। ये तो कभी कभी हो जाती है, लेकिन हम एक दूसरे की कम्युनिटीज और कम्युनिटी प्रैक्टिसेस और कम्युनिटी हैबिट्स और फूड क्या खाते हैं, इन सब के बारे में तो बात करते ही हैं। तो इन बातों को किस तरह से, कौन से नॉर्म्स ऐसे होने चाहिए जो इसको रेगुलेट करें, इसके बारे में तो हमें सोचना ही पड़ेगा। लीगल बात नहीं है ये सर। नहीं, पर सर उसमें एक मसला ये भी है कि वो हमने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमने कहा कि ईश निंदा कानून नहीं होना चाहिए, तथ्यों पर बात हो, विचार विमर्श हो। अब नूपुर शर्मा के समर्थक ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा उसका हम प्रमाण दे सकते हैं। फिर दूसरा पक्ष है जो ये कह रहा है कि भाई हमने भी तो सटायर में कहा, इस पर आहत होने की क्या जरूरत है। तो ये कैसे बाउंड्री कहां पे तय होगी? फिर तो सब इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या है कि कहने का, मैं जो समझता हूं, नूपुर शर्मा ने जो कहा ना कि वो सच बोल रही है या उसने सही बुखारी का एक उदाहरण लिया था, सवाल क्या कहा आपने उससे नहीं है, फैक्ट चेकिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। सवाल है आपने कैसे कहा। कहने का सलीका जो डॉक्टर भार्गव अभी बोल रहे थे, मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे जिसको पब्लिक मोरालिटी बोलते हैं लोग, कि कहने का सलीका और डिसेंसी
वो बहुत आवश्यक है अगर हम पब्लिक में कोई डिस्कोर्स कर रहे हैं तो। और इस जिस स्तर पे हम लगातार जा रहे हैं बोलिए ऑन ऑफिशियल टेलीविजन चैनल्स पे, नेशनल टीवी पे आप जिस स्तर तक जा रहे हैं और कोई रोक टोक के बिना, वो बहुत घातक है। वो घातक इसलिए है कि फिर वो पब्लिक स्क्वायर में जो 4 लोग बैठ के बातें करते हैं वहां पे भी आ जाएगी। और वो मैं पहले भी बोल रहा था, आंखों की शर्म, इसका कोई मतलब अंग्रेजी वर्ड मैं अभी नहीं ढूंढ पा रहा हूं, पर आंखों की शर्म एक हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा होता था कि हम कुछ बातें नहीं बोलते थे अगर मन में आते भी हैं। ख्याल तो मन में आदमी के बहुत तरह के आते हैं, सब कुछ एक्सप्रेस नहीं किया जाता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ये भी होता है ना कि फ्रीडम टू नॉट एक्सप्रेस, चुप रहने का अधिकार भी है। हम अभी क्या कर रहे हैं कि जिसके मन में जैसे विचार आते हैं वो ये समझता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उसे कवर कर लेगा, पर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दुरुपयोग जो है उसके चलते हमारे यहाँ इनफैक्ट जो पहला अमेंडमेंट हुआ था वो यही हुआ था जी। हमें संविधान मिलने के बाद कि हम उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिसको बोलते हैं वो लगाएंगे। वो इसलिए लगाए गए क्योंकि हम उसके लिए तैयार शायद नहीं थे 1950 में। मैं ये सोचता था कि बाद में ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे धीरे धीरे, पर 2022 में लगता है कि हम उसके लिए अभी भी तैयार नहीं हैं। हम उस समय भी पाउडर केक थे, अभी भी पाउडर केक हैं। मतलब एक चिंगारी की जरूरत है। एक बहुत ही अच्छा शब्द है हमारी कल्चर के अंदर, और जिसको संयम बोलते हैं। ये आंखों की शर्म का एक दूसरा स्वरूप ही है। और दूसरी बात ये, अगर आप विचारोत्तेजक चीज कह रहे हैं तो विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या आहत करने के लिए, अपमानित करने के लिए कर रहे हैं? अब जो भी आप बोलते हैं वो एक स्पीच एक्ट भी है, उससे आप कुछ एक्शन भी लेते हैं। तो आप सिर्फ क्या बोला, क्या लिखा, उसके कंटेंट पे नहीं जाइए। जैसे सलीका इंपॉर्टेंट है, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं जी, आपका इंटेंट क्या है, क्या आप उसमें इंसल्ट कर रहे हैं, क्या आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं, क्या आप लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, क्या आप किसी को बेइज्जत कर रहे हैं जी। फैजान साहब, आपको उस सिर्फ स्पीच कंटेंट में नहीं मिलेगी। आपने सच बोला, ठीक है, लेकिन कैसे बोला और उसके साथ आप कर क्या रहे हैं, आप लोगों को नीचे दिखा रहे हैं क्या? ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड दैट स्पीच। तो चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे और भी कोई हो। अब आपने बोला कि नुपुर शर्मा के खिलाफ बहुत लोग अल्पशल बोल रहे हैं, वो सब गलत है। मेरे सामने जो दिल्ली पुलिस की एफआईआर में भी है, अनिल कुमार मीणा हैं, जिन्होंने शिवलिंग के बारे में स्पष्ट तौर पर आपत्तिजनक चीजें कही जिससे कोई भी हिंदू जो मानता है वो आहत होगा। विनीता शर्मा हैं, उन्होंने भी ऐसी बात कही। दानिश कुरैशी हैं, उन्होंने भी यही बात कही। यति नरसिम्हानंद हैं, उन्होंने उलट धर्म के लिए यही बात कही। गुलजार अंसारी ने आपत्तिजनक बात की, अब्दुल रहमान। तो ये दोनों ही तरफ से लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है। फैजान साहब, संविधान आप पढ़ाते हैं, आगे क्या रास्ता, कौन सा विधान बनाया जाए जो इन चीजों पर थोड़ा सा लगाम लगे? सवाल यह है कि हम लगाना चाहते हैं लगाम। बात संयम और अंकुश की हो रही। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो रेस्ट्रिक्शंस क्लॉज 2 में आर्टिकल 19 में दी हुई, वो तो काफी हैं। उसमें डिसेंसी भी है, उसमें मॉरलिटी भी है, उसमें पब्लिक ऑर्डर भी है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स भी है जी। तो उसमें तो सारी चीजें आ गई। लेकिन जरा सा आप देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि आहत ना हो जाएं लोग, इसका जरा सा मैं लीगल प्रिंसिपल सौरभ बता दूं आपके, प्लीज, आपके श्रोताओं को जी। देखिए, डिफेमेशन के लॉ में भी जो उसूल है वो ये है कि क्या एक रीजनेबल आदमी उस कम्युनिटी का उस पे कैसे रिएक्ट करे, ये है मुद्दा। कोई बहुत इमोशनल हो और वो किसी छोटी सी बात से भी जो है नाराज हो जाए, लॉ उसको नहीं टेक केयर करता जी। लेकिन इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर्स, क्या किसी की रेपुटेशन लोअर हो गई, और ये जो अदर हैं इसको लॉ में कहते हैं ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन जी। अब अगर आपने, जैसे दोनों लोगों ने कहा, राजीव भाई ने भी ये बात कही कि आप कैसे कहते हैं बात को, यहां पर पर्पस जो था वो ये नहीं था कि भाई एक व्यू ये भी है प्रॉफिट की शादी के बारे में। मैंने तो पूरा उसमें वीडियो बना दिया कि वो बुखारी की हदीस जो है वो हिस्टोरिकली इवेंट से मैच ही नहीं खाती, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो 18-19 साल से कम हो ही नहीं सकती। लेकिन आपको आज के इंडिया का बता रहा हूं कि आज के इंडिया में सेंसस के हिसाब से
12 मिलियन लोगों की शादियां, 12 आप समझिए मिलियन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, 1.2 करोड़ पूरी जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन के बराबर वो शादियां होती हैं 10 साल की उम्र से कम। और इसमें 65% जो हैं वो 84% जो है वो हिंदूज हैं, 11% इसमें मुस्लिम्स हैं। उसमें भी फिर लड़कियों की और ज्यादा होती हैं। लड़कियों की हिंदूज में अगर देखें तो 6.45 मिलियन आज की डेट में हो रही है शादी। तो कोई पर्पस जो था नुपुर शर्मा का, कोई चाइल्ड मैरिज की समस्या को डील करने के लिए नहीं था, बल्कि लोगों को वो किसी प्रॉफिट को सबसे पायस मानते हैं, होली मानते हैं, उनके धार्मिक जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाने का। फिर भी मैं बात कह रहा हूं कि हेट स्पीच में रिलीजन को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप एनिमिटी क्रिएट कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन या रेस या कास्ट या कोई और प्रोहिबिटेड ग्राउंड, उसको पनिश किया जाएगा। बात जो है वो मेन ये है कि जब आप कोई चीज फ्रीडम ऑफ स्पीच कर रहे हैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट अ लाइसेंस फॉर अननेसेसरी टॉकटिवनेस, इट इज नॉट अ लाइसेंस टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। आपको समाज को हेल्प करना है कि समाज रैशनैलिटी की तरफ, मॉडर्निटी की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता कि संविधान में या कानून में कोई कमी है। राजनेता स्वयं इलेक्शन की रैलीज में इस तरीके की बात करते हैं जिससे पोलराइजेशन हो, जिसमें धार्मिक उन्माद बढ़ जाता है। तो हमको सबसे पहले उस धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए और धर्म का इलेक्शन के लिए इस्तेमाल को रोकने का काम करना हो। अगर हम वो कर लें तो धर्म अपने आप जो है प्राइवेट स्क्वायर में चला जाएगा। राजीव भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि हम पब्लिक स्क्वायर की बात कर रहे हैं। पब्लिक स्क्वायर में फ्रीडम आपकी जो है संविधान ने क्लॉज 2 में रेस्ट्रिक्ट कर दी, लेकिन प्राइवेट स्क्वायर में आप जो चाहिए करिए। दूसरी चीज यह है कि उसी संविधान ने आपको एक बिलीव करने का राइट दे दिया। आप कोई भी ब्लाइंड बिलीव रखिए, आपको राइट है उसका, लेकिन उस बिलीफ की वजह से हमारे लॉज जो हैं उनमें कहीं जेंडर जस्टिस का इशू आएगा तो हम कहेंगे लॉ को रिफॉर्म करें, लेकिन हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी बिलीफ चेंज कर लो, क्योंकि लोग बिलीफ चेंज नहीं कर सकते। लॉ ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि आपको सर्टेन बिलीव्स, ब्लाइंड बिलीव्स करने का अधिकार है, आप करिए उनको। जी, मैं एक आखिरी सवाल पूछ के इस बातचीत को रोकूंगा, तीनों मेहमानों से उसकी राय। जब मैं ये नेता नगरी का शो शुक्रवार के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो जो इस स्टूडियो में टीवी स्क्रीन्स लगे हैं उन पर देश भर से विजुअल आ रहे हैं। शुक्रवार का दिन, जुमे की नमाज का दिन, और उसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये फ्रिंज या मेन स्ट्रीम एलिमेंट्स, इस्लामोफोबिया या ओवर सेंसिटिविटी या पॉलिटाइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन, इन सब के बीच अब ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे तो वो बाइनरी और भी मजबूत हो रही है, अदरिंग वाली। इसका इम्पैक्ट क्या होगा इमीडिएट सोसाइटी पे और पॉलिटिक्स पे? कमलेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। देखिए, जब ये मसला एक्सप्लोड कर गया, जब नुपुर शर्मा ने ऐसा कहा, बाय द वे ऐसी चीजें हमारे यहाँ चैनलों पे कही गई हैं पहले भी, लेकिन जब मिडिल ईस्ट से रिएक्शन आना शुरू हुआ जी, तो भारत सरकार ने जो है कार्रवाई की, पूरे 4-5 दिन के इंतजार किया। हाँ जी, और उसके बाद हमने ये माना कि हमारे लिए एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय टाइप की समस्या खड़ी हो गई है। हमारे फ्रेंडली रिलेशन जो हैं वो खराब हो रहे हैं। गल्फ कंट्रीज से हमारे बायलैटरल टाइज, ऊर्जा जरूरतों के लिए, तेल और गैस की जरूरतों के लिए हमारी उन पर निर्भरता, भारतवंशी वहां पर लाखों की संख्या में मौजूद हैं। पर ये इसके उनके जो कारण है, मैं थोड़ी सी बात कह दूंगा कि वो जो कंट्रीज हैं वो प्रेशर पे आए अपने लोगों के चलते, चूंकि हैशटैग जो है जनरेट हो गया ट्विटर पे और बहुत वायरल हो गया उस एरिया में, उस रीजन में। आप जानते हैं कि हैशटैग्स कैसे काम करते हैं जी, उनको मैन्युफैक्चर भी किया जा सकता है। वहां पे कुछ ऐसे तत्व हैं जो चाहते थे प्रेशर अपने गवर्नमेंट पे डालने पे, और वहां पे अभी क्या है कि बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने अपनी जनता को, अपने पॉपुलेशन को एंटी इजराइल रेटरिक पे बहुत दिनों तक रखा हुआ है कि हम यहाँ हैं यहूदियों को दुनिया से हटाने के लिए। और सडनली जो है वहां के लीडर देश जितने हैं वो इजराइल के प्रति दोस्ती बढ़ा रहे हैं, अब्राहम एकॉर्ड साइन किया है, तो वहां की जनता में कॉग्निटिव डिसोनेंस
है कि ये क्या है, हमें इस पे पाल पोस के बड़ा किया गया कि हम इजराइल को खत्म करने के लिए यहाँ बैठे हैं, और सडनली जो है हमारी सरकारें ही, और सारी सरकारें डेमोक्रेटिक वहां पे है नहीं, सबकी सब डेस्पोटिक हैं, फैमिली रन फीफडम्स टाइप की सरकारें हैं। तो वो प्रेशर जब बिल्ड हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे इख्वानुल मुस्लिमीन या मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता है, तो उसका प्रेशर बहुत सारे कंट्रीज में है, उन्होंने अरब स्प्रिंग करके दिखा दिया था, हालांकि इन्होंने क्रश कर दिया उसको, वो नहीं चाहते कि फिर से हो। और भारत आप जानते हैं रशिया से तेल खरीद रहा है, तेल के दाम बढ़ने के बावजूद डिस्काउंट पे खरीद रहा है, जो यहां से आता, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसने कि इसमें कंट्रीब्यूट किया इसको बड़ा करने में। इसके बड़ा होने से प्रॉब्लम यह है, हमने ये मान लिया कि ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसका समाधान मोदी जी कर लेंगे, सरकार कर लेगी। मुश्किल यहां यह है कि हमारे अंदर जो समस्या बड़ी हो गई है, और जो आप देख रहे हैं ये प्रदर्शन हो रहे हैं, ये भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये मैं मानता हूं, पर दिक्कत क्या है कि सडनली कुछ राष्ट्रों ने अपने ट्वीट में ये मेंशन कर दिया कि दिस इज एन इंसल्ट टू 2 बिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड। एक सडन एंगल हो गया, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया गया कि 2 बिलियन लोगों का अपमान है। तो जो मामला पहले 1 बिलियन हिंदू और 250 मिलियन मुस्लिम्स के बीच का था, जिसमें कि हिंदू मुसलमान के साथ खड़े हो जाते थे और ये कह के भाई ये माइनॉरिटी है, सडनली जो है अभी हमारे देश में ये बात होने लगी है शुरू कि अरे माइनॉरिटी कहां है, ये तो 2 बिलियन है, हम तो 1 ही बिलियन है, तो माइनॉरिटी तो हम हुए। एक तो ये विक्टिम कार्ड का शिफ्टिंग, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी मुसीबत जो हमको फेस करनी पड़ेगी कि अंतर्राष्ट्रीय मसला तो खत्म हो जाएगा, हमारे यहां जो खाई बढ़ी है, और ये जो डिमांड्स होते हैं ना कि नुपुर शर्मा के खिलाफ शायद कार्रवाई होगी, मैं नहीं चाहता एक्चुअली ऑनेस्टली कि कोई कार्रवाई हो। नुपुर शर्मा अगर कोई रिपल्सिव बात कही है तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं, और हमको ये सामूहिक एक स्वर में रिजेक्ट करना चाहिए, वही उसकी सजा है। आपने गलत बात बोली, आप गंदे आदमी हैं, यू आर डीपली कम्युनल, वी डोंट लाइक यू, यही सजा होनी चाहिए स्पीच की। पर चूंकि हमारे यहाँ कानून है, उसके तहत कार्रवाई होगी। इस तरह के प्रेशर वाले जिन पे भी एफआईआर है और जिनको कोर्ट ये जो रैलीज हैं, ये डिमांड है कि उनके खिलाफ और सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन इन रैलीज के भी एक एक्सटेंशन है, जो कानपुर में पत्थरबाजी हुई, दंगा हुआ। यस, अब ये विजुअल जो है दूसरे पार्टी के लोग यूज करेंगे कि देखो ये तो कैसे बढ़ जाते हैं। ये एहसास हमको होना चाहिए कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड अल्लाह से ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में सेंसिटिव है। ये एक सेंसिटिव इशू है, इसके बारे में जितने भी जो भी प्रवक्ता हैं राजनीतिक पार्टियों के या आम जन, मैं सबको यही बोलूंगा कि बहुत एहतराम और संयम के साथ बात करें जब ऐसे फिगर के बारे में बात करें, क्योंकि वो सेंसिटिविटी का मसला है। आपके राइट्स आपकी जगह हैं, और आपके राइट्स सब लोगों को, मैं नहीं समझता कि किसी को कोई सजा देने की जरूरत है बकवास करने के लिए, गंदी बात करने के लिए। हमारा समाज पहले भी उसको टैकल करता रहा है, आगे भी कर लेगा। पर अगर हम इसको ऐसे ही बढ़ाते गए, यहां प्रदर्शन वहां प्रदर्शन, जवाब में पत्थरबाजी, पत्थर पे पत्थर, तो फिर आगे मैं बहुत अच्छे दिन नहीं देख रहा हूं। जी मिस्टर भार्गव, योर क्लोजिंग रिमार्क। मेरा मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं कमलेश जी से इस बात पर कि ये बहुत एक बुरा डेवलपमेंट है। एक भारत भूषण ने आर्टिकल भी लिखा था, वो न्यूज जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा था कि इससे एक मैसेज जो गया है भारतीय मुसलमानों को, वो भी बहुत बुरा मैसेज है कि आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो आप बाहर के देशों से मांग लें, अपने गवर्नमेंट से आप मत एक्सपेक्ट करें। और ये बहुत ही गंभीर चीज है। एक पैन इस्लामिज्म का एक ग्रोथ, ये वेरी अनफॉर्चुनेट दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड दिस इज, I do not know, but this was probably not intended. Yes. लेकिन पोलराइजेशन तो था ही इंटेंट इसका। लेकिन अब ये बहुत बड़ा मामला बन रहा है, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि इसको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल, इसको जल्दी से जल्दी लोगों पर रोक लगानी चाहिए, लीगली नहीं, पॉलिटिकली। इसको ये बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मुस्तफा ने कहा कि इंटेंट है कि नहीं है, आप लोग बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव का क्यों इंतजार कर रहे थे किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए, किस्म की हम वैधता दे रहे हैं और आगे के लिए विकल्प खड़ा कर रहे हैं। और मैसेजिंग जो आपने भारत भूषण जी का जिक्र किया बिल्कुल गलत गई है। मिस्टर फैजान मुस्तफा, योर क्लोजिंग रिमार्क।
देखिए सौरभ, जब हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कोई बात हो तो मैंने भी इस पे लिखा भी और बोला भी कि ओआईसी या किसी भी मुस्लिम देश को बोलने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि भारत में जो अधिकारों की लड़ाई होती है अल्पसंख्यकों की, वो अल्पसंख्यकों को से ज्यादा बहुसंख्यक समाज लड़ता है जी। देश की जुडिशरी उनको प्रोटेक्ट करती है, संविधान उन्हें प्रोटेक्ट करता है, तो किसी भी मुस्लिम देश को या किसी भी देश को बोलने की जरूरत नहीं। चक्कर क्या है कि आप मुसलमानों की बात करते करते आपने प्रॉफिट की बात कर दी। अब उन प्रॉफिट को मारने वाले इस देश में हैं, जो डिफरेंट देश हैं विश्व के, जैसे सही बिल्कुल कही गई बात कि उन देशों के जो शासक हैं, ऑटोक्रेट्स हैं या शेख्स हैं, उन पे अपने पब्लिक का प्रेशर था, इस चक्कर में हो गया। मैं ये समझता हूं कि अब इसमें एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें आना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट हुई कि हमें अंदाजा लगे कि धर्म को मेन स्ट्रीम करने से, धर्म की बार बार बात करने से देश आगे नहीं जाएगा, पीछे जाएगा। देश में मॉडर्निटी आनी चाहिए, रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होता जाना चाहिए, रैशनैलिटी आनी चाहिए। 1946 में नेहरू ने साइंटिफिक टेम्पर की बात डिस्कवरी ऑफ इंडिया में की। हमने 1976 में जाके उसे फंडामेंटल ड्यूटी बनाई, लेकिन हम इस फंडामेंटल ड्यूटी का कभी जिक्र नहीं करते जी। और आपके टीवी चैनल्स ने देश को साइंटिफिक टेम्पर से बहुत दूर ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण काम। मुस्तफा साहब, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट व्हेन यू से आपके टीवी चैनल आई रिप्रेजेंट लल्लन टॉप व्हिच कीप्स एडहेरिंग ऑन साइंटिफिक टेम्परामेंट, दैट इज व्हाई वी आर हैविंग दिस डिबेट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आई डू नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हियर मिस्टर मुस्तफा। आप भी आप एक एंकर हैं। मैं ये बात कह रहा हूं कि सारा जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जी, उसने जिस तरीके से हर समय डिस्कशन रिलीजन पे है, मतलब कभी कभी देख के अफसोस होता है कि आप किसी 5वीं 6वीं शताब्दी में हैं, ईसा पूर्व की किसी सदी में हैं, या आप 21वीं सदी में रह रहे हैं जी। इसलिए मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि वो सैनिटी की तरफ, साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ बढ़े। लल्लन टॉप का प्रोग्राम साइंसकारी आता है हर वीकेंड को, उसको देखें। दुनियादारी की मास्टर क्लास आती है जो दुनिया के मसलों के बारे में रणनीतिक रूप से आपकी समझ बढ़ाती है। और मुझे खबर मिली है कि देश के बड़े बड़े मंत्री और पॉलिसी मेकर भी उस मास्टर क्लास को बड़ी गंभीरता से, गौर से देख रहे हैं। इसके अलावा आप ग्लोबल न्यूज के लिए दुनियादारी देखें, खबरों के लिए, तथ्यों के लिए, डिबेट से दूर आप लल्लन टॉप देखें, और राजनीति के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने के लिए विद्वानों की चर्चा से समादृत नेता नगरी को देखें। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के नेता नगरी में इतना ही। जैसा कि मैंने आपको पहले सूचित किया था, यात्राएं बदस्तूर जारी हैं। पिछले दिनों इंदौर गया, मुंबई गया, उज्जैन गया। उज्जैन जाता हूं तो 2 चीजें परमानेंट हैं, महाकाल के दर्शन और उसके बाद भोला गुरु के यहां जाके तसल्ली से मक्खन वड़ा और फिर रज के पूड़ियां खाना। मुंबई जाता हूं तो कुछ मित्रों से मिलना निश्चित है, और जो मुंबई की अनिवार्य पहचानों में से एक है समंदर का किनारा, वहां पर जाना, तमाम दोस्तों से जो सिनेमा की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, स्टैंड अप कॉमेडी की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनसे मेल मुलाकात करना। और अब हमारी पंचायत के भी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई है, फैजल भाई और सब लोगों से, तो खूब गप हुई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण लेखक से बातचीत हुई, अभिजात जोशी, जिन्होंने लगे रहो, मुन्ना भाई, पीके, 3 इडियट्स और संजू जैसी फिल्में लिखी राजकुमार हिरानी के साथ। हमने उनसे एक सवाल पूछा, हमने कहा इतने बड़े निर्देशक के साथ आप काम करते हैं, फिल्में लिखते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, करण जौहर से पूछो किसकी तरह फिल्में बनाना चाहते हो, राजकुमार हिरानी। अनुराग कश्यप से पूछो किसकी तरह फिल्में बनाना चाहते हो, राजकुमार हिरानी। तो क्या खासियत है? और अभिजात जोशी जो उनके को राइटर हैं, उनका जवाब था, वो प्यार से राजकुमार को राजू बुलाते हैं, उनके क्लोज सर्कल के लोग। राजू को ये पता नहीं है कि वो राजकुमार हिरानी है। इस तरह के और भी किस्से आपको मिलेंगे अभिजात जोशी के विस्तृत इंटरव्यू में, जो जल्द ही आपको नजर आएगा इंडिया टुडे साहित्य वार्षिकी में। तो ये मुंबई लेक की खबर हुई। इंदौर भी गए थे। इंदौर अपने मायके जैसा है, हमारे मित्र रहते हैं वहाँ पर, निखिल धरा, उनके घर जाते हैं और फिर सराफा तो जाना ही जाना होता है। कुछ चीज़ें वहाँ पर बड़ी हाइप्ड रहती हैं, कमबख्त किसी भी चीज़ में कुछ भी मिला देते हैं तो वो थोड़ा अति हो जाती है, पर आप चीज़ खाओ तो आपका उतने में ही मन प्रसन्न हो जाता है। और
पराठा और पराठे के ऊपर बाकायदा हिमालय के आकार का चीज़ और मक्खन रिस रिस के जाता है और हर चीज़ में सेव तो होता ही है। ऐसा अद्भुत इंदौर है। तो आप भी शहरों का दौरा करिए और बताइए आपने वहां पर क्या दिलचस्प देखा। कमेंट बॉक्स में मुझे भी सुझाते रहिए ताकि हम भी नक्शा उठाकर कोई नया शहर देख सकें। आप देखते रहिए नेता नगरी। शुक्रिया।